हेलो दोस्तों, नोवेल एडिट चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्टोरी एंजॉय करेंगे। अध्याय 1651। साहिल दंग रह गया। पिछले अनुभव के आधार पर ऐसी चीजें जो सिस्टम को स्वचालित रूप से एक पॉपअप देने के लिए मजबूर कर सकती थी, वे सभी अद्भुत खजाने थे। उसने नीचे एक्सक्विजिट वाइन ऑफ 100 फ्लावर्स एंड फ्रूट्स का परिचय पढ़ना जारी रखा। एक्सक्विजिट वाइन ऑफ 100 फ्लावर्स एंड फ्रूट्स सैकड़ों कीमती फूलों और फलों के संग्रह से बनाई गई है। अंतिम उत्पाद केवल थकाऊ शराब बनाने के बाद बनता है और इसकी विशिष्ट प्रभावकारिता कच्चे माल की संख्या और उनकी कीमती होने पर निर्भर करती है। शीर्ष शराब 999 प्रकार के कीमती फूलों और 999 प्रकार के कीमती फलों से बनाई जाती है। साधारण लोग केवल एक घूंट के साथ शीर्ष पर पहुंच सकते हैं। यहां तक कि सबसे खराब शराब भी उपभोक्ता के फिजिक में सुधार कर सकती है और उपभोक्ता के टैलेंट को बढ़ा सकती है। इतना ही नहीं, साहिल ने सिस्टम द्वारा दी गई शराब के बारे में परिचय को देखा। वह बेहद हैरान था। यह कोई शराब नहीं है, ये स्वर्ग की कोई चीज है। शीर्ष शराब केवल एक घूंट के बाद साधारण लोगों को शीर्ष पर पहुंचा सकती है। इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब एटर्नल रेल्म में प्रवेश करना नहीं है? यानी साधारण लोग एक्सक्विजिट वाइन ऑफ 100 फ्लावर्स एंड फ्रूट्स की एक घूंट पीकर शीर्ष पर पहुंच सकते हैं और एटर्नल्स बन सकते हैं? क्या ये बहुत अधिक बड़ा चढ़ाकर नहीं कहा गया है? ये शीर्ष एक्सक्विजिट वाइन ऑफ 100 फ्लावर्स एंड फ्रूट्स स्वर्ग और पृथ्वी के किसी भी शीर्ष खजाने से कहीं अधिक शक्तिशाली है। यहाँ तक कि सबसे खराब एक्सक्विजिट वाइन ऑफ 100 फ्लावर्स एंड फ्रूट्स भी उपभोक्ता के फिजिक में सुधार कर सकती है और उनके टैलेंट में बहुत सुधार कर सकती है। साहिल ने सिस्टम द्वारा दिए गए अंतिम मूल्यांकन को देखने के लिए जल्दी की। एक्सक्विजिट वाइन ऑफ 100 फ्लावर्स एंड फ्रूट्स का ये जार 47 प्रकार के फूलों और 54 प्रकार के फलों, कुल 101 प्रकार की कीमती सामग्रियों से बनाया गया है। भंडारण का समय पर्याप्त है और गुणवत्ता अच्छी तरह से संरक्षित है। ये सबसे अच्छी निम्न गुणवत्ता वाली शराबों में से एक है। जो लोग इसका सेवन करेंगे वे अपने फिजिक में सुधार और अपने टैलेंट्स को बढ़ते हुए देखेंगे। इसकी कीमत 3 ट्रिलियन स्टार डॉलर्स है। 3 ट्रिलियन स्टार डॉलर्स, क्या वह 30,000 लैविश पॉइंट्स नहीं है? साहिल इस समय उत्साहित था। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। इन 30,000 लैविश पॉइंट्स के साथ वह सीधे रूलर रैंक से सॉवरन रैंक पर जा सकता था, सीधे इमॉर्टल रैंक को छोड़ते हुए। एक बार जब वह सॉवरन रैंक पर पहुंच गया तो उसे सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट में बोलने का एक निश्चित अधिकार रखने वाला माना जा सकता था। मुद्दा यह था कि यह एक्सक्विजिट वाइन ऑफ 100 फ्लावर्स एंड फ्रूट्स साहिल के लिए बहुत काम की थी। सीलिया और महिलाओं में टैलेंट की कुछ कमी थी, इसलिए उनके लिए एटर्नल्स बनना कठिन होगा। एक्सक्विजिट वाइन ऑफ 100 फ्लावर्स एंड फ्रूट्स के साथ जो उनके फिजिक और टैलेंट में सुधार कर सकती थी, उनके पास एक घूंट लेने के बाद एटर्नल रेल्म में टूटने की अधिक संभावना होगी। यदि उसे मौका मिला तो साहिल एक ही बार में अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहता था। वह शीर्ष एक्सक्विजिट वाइन ऑफ 100 फ्लावर्स एंड फ्रूट्स का एक जार प्राप्त करना चाहता था और सीलिया और अन्य लोगों को एक घूंट लेने देना चाहता था ताकि वे सीधे एटर्नल रेल्म में कदम रख सकें। यह अफसोस की बात थी कि यह चीज़ मिलना मुश्किल था। चूंकि वह इसे पैसे से नहीं खरीद सकता था, इसलिए वह केवल कदम दर कदम आगे बढ़ सकता था। उनके एटर्नल रेल्म को तोड़ने की संभावनाओं को थोड़ा भी बढ़ाना अभी भी अच्छा होगा। साहिल ने अपने हाथों से शराब के जार को छूने के बाद उसे हटाया नहीं। इसके बजाय वह उसी स्थिति में रहा जिससे मेगस उलझन में पड़ गया। उसने ऊपर देखा और साहिल को उत्साहपूर्वक सीधे अपनी ओर देखते हुए पाया। क्या हो रहा है? मेगस थोड़ा भ्रमित था। वास्तव में साहिल जिसे देख रहा था वह सिस्टम पैनल था जो उसके सामने दिखाई दिया था, लेकिन मेगस इसे नहीं देख सकता था। वह जो देख सकता था वह यह था कि साहिल उसे सीधे घूर रहा था। उसकी आंखें उत्साह से भरी थीं। मास्टर साहिल, आपको क्या हुआ है? मेगस ने पूछे बिना नहीं रह सका। उसकी आवाज़ ने मैरीगोल्ड और उसकी मां को भी ऊपर देखने के लिए मजबूर कर दिया। 3 लोगों के परिवार ने साहिल को स्पष्ट रूप से देखा। अध्याय 1652। इस समय मेगस की आवाज़ भी साहिल को वास्तविकता में वापस ले आई। उसने पैनल को हटा दिया, अपनी उत्साहित भावनाओं को व्यवस्थित किया और पूछा, मेगस, आपको शराब का ये जार कहाँ से मिला? मेगस स्पष्ट रूप से नहीं जानता था कि यह जार एक्सक्विजिट वाइन ऑफ 100 फ्लावर्स एंड फ्रूट्स था और न ही वह इस जार के मूल्य और प्रभावकारिता को जानता था। अन्यथा उनका परिवार आज जहां है वहां नहीं गिरता। अगर वह शराब के इस जार को बेच देता तो 10 मिलियन स्टार डॉलर्स उनके लिए ऊंट के मुंह में जीरा होता। साहिल इस शराब की उत्पत्ति जानना चाहता था। क्या यह इकलौती थी या और भी थीं? यदि ऐसा था तो क्या कोई शीर्ष एक्सक्विजिट वाइन ऑफ 100 फ्लावर्स एंड फ्रूट्स थी? साहिल सीलिया और अन्य लोगों के लिए इस अच्छी चीज़ का कुछ हिस्सा प्राप्त करना चाहता था जो किसी भी कीमत पर एक घूंट के साथ साधारण लोगों को एटर्नल्स बना सके। वह इसके लिए भुगतान करने को तैयार होगा, चाहे कीमत कितनी भी अधिक क्यों ना हो। मास्टर साहिल, एलन परिवार पीढ़ियों से वाइन मेकर्स रहे हैं। शराब का ये जार एलन परिवार के पूर्वजों द्वारा कई वर्षों से दिया गया है। मेरे दादाजी ने मरने से पहले मुझसे कहा था कि यह एलन परिवार के भाग्य को बदल सकता है।
ये हमें अमीर और शक्तिशाली बना सकता है या ये परिवार को नष्ट कर सकता है, इसलिए मुझे इसे तब तक बाहर नहीं निकालना चाहिए जब तक कि मुझे बिल्कुल ज़रूरत न हो। आपने न केवल मेरी माँ को बचाया बल्कि मेरे पूरे परिवार को भी बचाया, इसलिए मैं इसे आज आपको प्रस्तुत करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे, मेगस ने ईमानदारी से उत्तर दिया। मैरीगोल्ड और उसकी माँ ये सुनकर थोड़ा हैरान हुई। हमारे परिवार का ऐसा कोई रहस्य था, हमें क्यों नहीं पता था? खासकर मेगस की माँ। उसकी शादी को दशकों हो गए थे और उसने पुराने मास्टर को कभी इसका जिक्र करते नहीं सुना था। साथ ही वह आश्वस्त हो सकती थी कि उसका पति मोसी भी इसके बारे में नहीं जानता था, अन्यथा उसने इसे पहले ही बाहर निकाल लिया होता। तो क्या आपके पूर्वजों ने सिर्फ एक जार छोड़ा था या अन्य भी हैं? मुझे गलत मत समझो मेगस, मैं सिर्फ उत्सुक हूँ इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अगर आप इसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये ठीक है, मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। चूंकि मैंने इसे आपको दिया है इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से आप पर विश्वास करता हूँ मास्टर साहिल, लेकिन मुझे डर है कि मैं आपको निराश कर दूंगा। दादाजी ने मुझे बताया था कि यह इकलौता है, हमारे पास और नहीं है। मेगस ने सिर हिलाया और उत्तर दिया। मैं समझ गया। साहिल ने अपने दिल में थोड़ी निराशा महसूस की, हालांकि वह एक पल में संभल गया। एक्सक्विजिट वाइन ऑफ 100 फ्लावर्स एंड फ्रूट्स इतनी कीमती वस्तु थी। तथ्य यह है कि वह निम्न गुणवत्ता का भी एक प्राप्त कर सकता था। इसका मतलब था कि उसे ऊपर के सभी देवताओं को धन्यवाद देने की आवश्यकता थी। वह शीर्ष गुणवत्ता वाला प्राप्त करने का सपना भी नहीं देख सकता था। इसे सफलतापूर्वक बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में 999 प्रकार के कीमती फूलों और 999 प्रकार के कीमती फलों की आवश्यकता होगी। ये कहना मुश्किल था कि क्या ये पूरे स्टार किंगडम में मौजूद भी था। आखिरकार इस बात की उच्च संभावना थी कि सिस्टम गॉड टियर सिविलाइजेशन की कोई चीज़ थी, जबकि स्टार किंगडम केवल एक लेवल 7 सिविलाइजेशन थी। इसके बाद अभी भी लेवल 8 सिविलाइजेशन और लेवल 9 सिविलाइजेशन थे। कई कच्चे माल स्टार किंगडम एक लेवल 7 सिविलाइजेशन में उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। यदि वह शीर्ष एक्सक्विजिट वाइन ऑफ 100 फ्लावर्स एंड फ्रूट्स चाहता था तो उसे लेवल 8 या 9 सिविलाइजेशन में जाने के अवसर की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता थी, ताकि ये देखा जा सके कि उनके पास यह है या नहीं। साहिल निश्चित रूप से गॉड टियर सिविलाइजेशन में नहीं जाएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर वह वहां गया तो वह सिस्टम को उजागर कर सकता था। मेगस, आप शायद शराब के इस जार के प्रभाव और मूल्य को नहीं जानते होंगे। यदि आप जानते तो आप शायद इसे मुझे देने के लिए तैयार नहीं होते। साहिल ने कुछ देर सोचा और कहा। साहिल मेगस परिवार से भी सच्चाई छिपाने वाला नहीं था। सबसे पहले साहिल 30,000 लैविश पॉइंट्स प्राप्त करने के लिए इसे खरीदने के लिए पैसे खर्च करना चाहता था। दूसरे, साहिल एलन परिवार का फायदा उठाने को तैयार नहीं था। एलन परिवार ने उसके साथ ईमानदारी से व्यवहार किया, इसलिए वह नीच नहीं होगा, भले ही उसे कोई लैविश पॉइंट्स न मिले। साहिल एलन परिवार से शराब के बारे में सच्चाई नहीं छिपाएगा और बस इसे लेकर नहीं जाएगा। ये केवल उसका चरित्र नहीं था। अध्याय 1653। साहिल की बातों ने तुरंत मेगस को परेशान कर दिया। हालांकि वह सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट के निचले हिस्से में रहने वाला एक साधारण व्यक्ति था और वह साहिल जैसे बड़े आदमी से तुलना नहीं कर सकता था, लेकिन एलन परिवार के एक ईमानदार स्तंभ के रूप में उसका अपना सम्मान था। वह अपनी जुबान का पक्का था। भले ही शराब के इस जार की कीमत कितनी भी क्यों न हो, वह इसे साहिल को देगा और कभी पछताएगा नहीं या इसे वापस नहीं मांगेगा। मास्टर साहिल, आपका क्या मतलब है? मैं मेगस एलन सिर्फ एक आम नागरिक हूँ, लेकिन मैं अदम्य भावना वाला व्यक्ति भी हूँ। मैंने जो कहा उसे वापस लेने का बिल्कुल कोई कारण नहीं है। चूंकि मैंने कहा कि मैं आपको शराब का ये जार दूंगा, इसलिए मैं इसे आपको दूंगा, चाहे इसकी कीमत कितनी भी क्यों ना हो। मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा, मेगस ने गंभीरता से कहा। मास्टर साहिल, मेगस सही कह रहा है। एलन परिवार हजारों साल पहले एक बड़ा परिवार था। हालांकि हमारा पतन हो गया है, लेकिन हम अपनी बात से पीछे हटने जैसा नीच काम कभी नहीं करेंगे। हमने शराब का ये जार आपको पहले ही दे दिया है, इसलिए अब यह आपका है, मेगस की माँ ने भी कहा। उसका पति पूरी तरह से निराशाजनक था, इसलिए उसका परिवार भविष्य में उसके बेटे पर निर्भर रहेगा। मेगस जो कुछ भी करेगा वह उसका बिना शर्त समर्थन करेगी। मुझे खेद है कि मैं छोटी सोच रख रहा था, लेकिन शराब के इस जार का मूल्य और प्रभावकारिता आपकी कल्पना से परे है और यह आपके एलन परिवार से विरासत में मिली चीज है, इसलिए भले ही आप इसे मुझे दें, मैं इसे नहीं ले सकता, साहिल ने गंभीरता से कहा। मास्टर साहिल, साहिल ने मेगस के बोलते ही उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। फिर उसने जारी रखा, मेरी बात सुनो, इस शराब के जार को एक्सक्विजिट वाइन ऑफ 100 फ्लावर्स एंड फ्रूट्स कहा जाता है। इसे सैकड़ों कीमती फूलों और फलों से बनाया गया है और यह उपभोक्ता के फिजिक में सुधार कर सकती है और उनके टैलेंट को बढ़ा सकती है। ये बहुत मूल्यवान है, इसलिए आपके पूर्वजों ने इसे बनाने के लिए बहुत मेहनत की होगी। आज तक इसके जीवित रहने का कारण यह है कि उन्हें आशा थी कि उनके वंशज इसका उपयोग अपने भाग्य को बदलने के लिए करेंगे।
मैं, साहिल खुराना, उनके इस कठिन प्रयास और प्रेम की वस्तु को नहीं छीन सकता। मास्टर साहिल, मूल्य कितना भी अधिक क्यों न हो, ये हमारे लिए केवल शराब का एक जार है। टैवन हमारा जीवन है। आपने हमें कर्ज चुकाने में मदद की और हमारे परिवार को सड़कों पर सोने से रोका। इसलिए ये दयालुता ऐसी चीज नहीं है जिसे शराब के जार से चुकाया जा सके। आपको इसे स्वीकार करना ही होगा चाहे कुछ भी हो, अन्यथा हम रात को सो नहीं पाएंगे। सही बात है मास्टर साहिल, आपको इसे स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा हम सभी अपराधबोध में जिएंगे, मैरीगोल्ड भी बीच में बोली। स्वाभाविक रूप से साहिल एक्सक्विजिट वाइन ऑफ 100 फ्लावर्स एंड फ्रूट्स को अस्वीकार नहीं करना चाहता था। यह उसके लिए बहुत काम की थी। सीलिया जैसे लोगों को भविष्य में एटर्नल रेल्म में टूटने का बेहतर मौका पाने के लिए इसकी आवश्यकता थी। हालांकि साहिल बदले में कुछ दिए बिना इसे नहीं ले सकता था। वह 30,000 लैविश पॉइंट्स प्राप्त करने का इतना शानदार अवसर कैसे गंवा सकता था। इन 30,000 लैविश पॉइंट्स के साथ साहिल की ताकत में भारी उछाल आएगा और वह सॉवरन रैंक तक पहुंच जाएगा। हालांकि वह अभी भी सेक्रेड सेंट रैंक से बहुत दूर था, कम से कम अभी के लिए सॉवरन रैंक उसके लिए सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट पर कई चीजें करने के लिए पर्याप्त था। वह अपनी ताकत को पीक सॉवरन रैंक या पार्शल सेंट रैंक तक बढ़ाने के लिए ऑक्शन में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास भी करेगा। फिर वह साहपूर्वक अपनी योजना के अगले चरण को अंजाम दे सकता था। यदि आप वास्तव में मुझे एक्सक्विजिट वाइन ऑफ 100 फ्लावर्स एंड फ्रूट्स देना चाहते हैं तो मैं इसे स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन अंततः इसे एलन परिवार के पूर्वजों ने बड़े प्रयास से बनाया था, इसलिए मैं इसे मुफ्त में नहीं ले सकता, साहिल ने अनिच्छा से कहा। आपका क्या मतलब है? मैं इसे पूरी शांति के साथ तभी ले सकता हूं जब मैं कुछ पैसे खर्च करूं। साहिल ने अपने वास्तविक विचार व्यक्त किए। एक्सक्विजिट वाइन ऑफ 100 फ्लावर्स एंड फ्रूट्स को खरीदने के लिए 3 ट्रिलियन स्टार डॉलर्स खर्च करना साहिल का अंतिम लक्ष्य था। हालांकि जैसे ही उसने ये कहा, मेगस क्रोधित हो गया। उसने गुस्से में कहा, मास्टर साहिल, आप हमें नीचा दिखा रहे हैं। हालांकि हम केवल नागरिक हैं, हम उस तरह के लोग नहीं हैं जो पैसे की परवाह करते हैं। आपकी महान दयालुता को चुकाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम आपके पैसे कैसे मांग सकते हैं? मैं इस तरह का काम नहीं कर सकता। अध्याय 1654। मेगस, मेरे लिए पैसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक संख्या है, लेकिन आपके लिए यह अलग है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपके पिता मूसी को धोखा दिया गया होगा और फंसाया गया होगा, जिससे अंतिम उपाय के रूप में उन्हें टैवन को गिरवी रखना पड़ा। मुझे लगता है कि वह इसके बाद घर आने में बहुत शर्मिंदा थे। शायद वह कर्जदारों द्वारा पकड़े गए हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। उनके बेटे के रूप में क्या आप उनकी मदद करेंगे? साहिल के कुछ सरल शब्दों ने मेगस को निरुत्तर कर दिया। यदि उसके पिता के साथ वास्तव में ब्लैक वाटर जैसे लेनदारों द्वारा दुर्व्यवहार किया जा रहा था तो क्या वह कुछ नहीं कर सकता था? यदि वह उन्हें बचाना चाहता था तो उसे क्या करना चाहिए? टैवन को गिरवी रखना जारी रखें। न केवल मेगस निरुत्तर था, बल्कि मैरीगोल्ड और उसकी मां भी स्तब्ध थीं। भले ही मूसी एक बदमाश था, फिर भी वह उनका परिवार था और भाई बहनों का पिता था। वे बस उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। उस समय मूसी मेगस और मैरीगोल्ड को भी बहुत प्यार करता था। हालांकि वह हाल के वर्षों में गलत रास्ते पर चला गया था। साहिल जानता था कि उसने जो कहा था उसका असर हुआ है, क्योंकि उसने तीनों के परिवार को देखा। इस प्रकार उसने जीत का फायदा उठाया और जारी रखा, यदि आप शराब का ये जार मुझे बेचते हैं तो आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा। आपके पास ये पैसा होने के बाद आप मूसी का कर्ज चुका सकते हैं और उन्हें शांति के साथ परिवार में वापस ला सकते हैं। इस तरह आपका परिवार पहले की तरह फिर से साथ रह सकता है। क्या यही वह नहीं है जिसका आप पीछा कर रहे हैं? मेगस, जो मूल रूप से साहिल को दृढ़ता से अस्वीकार करने की योजना बना रहा था, उस क्षण एक दुविधा में पड़ गया। वह साहिल की बातों से प्रभावित हुआ। हालांकि उन्होंने ब्लैक वाटर के कर्ज चुका दिए थे और उन्हें टैवन वापस मिल गया था, कौन जानता था कि मूसी पर अभी भी अन्य पक्षों का पैसा बकाया है या नहीं? यदि हाँ, तो वे इसके लिए भुगतान कैसे करेंगे? ब्लैक वाटर जैसी कंपनियां जो ग्रे एरिया में भटकती थीं, यदि वे भुगतान नहीं करते तो वास्तव में क्रूर तरीकों का सहारा लेती थीं। मेगस अपने पिता के साथ दुर्व्यवहार होते हुए नहीं देख सकता था। जब ऐसा होगा तो एलन परिवार फिर से हताश स्थिति में होगा। हालांकि साहिल के सुझाव को स्वीकार करना और उसके पैसे लेना मेगस को अन्याय महसूस कराएगा। वह शराब को उपहार के रूप में देने के लिए सहमत हो गया था, लेकिन अंत में यह एक व्यावसायिक सौदा बन गया। मेगस, शायद आप पैसे की परवाह नहीं करते हैं, लेकिन आपको स्वीकार करना होगा कि यह अभी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और एक्सक्विजिट वाइन ऑफ 100 फ्लावर्स एंड फ्रूट्स मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम व्यापार नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसके बजाय हम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। हम अभी शराब पीने के बाद दोस्त बन गए, इसलिए हमें एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? जब तक आपको यह न लगे कि मैं, साहिल खुराना, आपके दोस्त बनने के लायक नहीं हूं। साहिल के आखिरी शब्दों ने मेगस को पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया।
वह सही था। वे नहीं जानते थे कि मूसी कैसा था और अभी एलन परिवार के लिए पैसा वाकई बहुत महत्वपूर्ण था। मास्टर साहिल, धन्यवाद। आप जैसा दोस्त होना मेरे लिए सम्मान की बात है। मेगस ने ईमानदारी से उसे धन्यवाद दिया। मेगस जानता था कि साहिल ने अपने पिता की परेशानियों को कम करने और परिवार को भविष्य की चिंता से मुक्त करने के लिए साहिल के पैसे को स्वीकार करने के लिए इतना कुछ कहा था। ये वास्तव में परिवार के लिए एक ऐसे बड़े व्यक्ति से मिलने का सम्मान था जो वास्तव में दोस्ती और धार्मिकता को महत्व देता था। अध्याय 1655। सही बात है मेगस, आपको पता होना चाहिए कि हम व्यापार नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ दोस्तों के रूप में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। साहिल मुस्कुराया। साहिल रोमांचित था कि मेगस इस बारे में सोचने में सक्षम था। इसका मतलब था कि वह 3 ट्रिलियन स्टार डॉलर्स खर्च कर सकता था और जल्द ही 30,000 लैविश पॉइंट्स प्राप्त कर सकता था। जब से मिल्की वे में एटर्नल रेल्म को तोड़ा और बिगिनर रूलर रैंक पर पहुंचा, साहिल की ताकत लंबे समय से नहीं बदली थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास अपने स्टार डॉलर्स खर्च करने के लिए कोई जगह नहीं थी और उसे लैविश पॉइंट्स नहीं मिल रहे थे, जिसका मतलब था कि वह अपनी ताकत में सुधार करने में असमर्थ था। अब आखिरकार पैसा खर्च करने का समय आ गया था। वह एक ही बार में 3 ट्रिलियन भी खर्च कर रहा था। जैसे ही उसे 30,000 लैविश पॉइंट्स मिले, साहिल की ताकत तुरंत बिगिनर रूलर रैंक से सॉवरन रैंक तक बढ़ सकती थी, सीधे इमॉर्टल रैंक को छोड़ते हुए। यह एक आश्चर्यजनक रूप से बड़ी छलांग थी। अगर बाहरी दुनिया इसके बारे में सुनती तो वे निश्चित रूप से हैरान रह जाते। यहाँ तक कि सेंट रेल्म के लोग भी चौंक जाते क्योंकि उन्होंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना था जो टूटते समय एक साथ 2 रेल्म्स को पार कर सके। क्या यह इंसान भी था? यहाँ तक कि पौराणिक गैलेक्सी बीस्ट्स भी इतने अद्भुत नहीं थे। मास्टर साहिल, मुझे पता है कि आप हमारे परिवार की मदद करने के लिए ऐसा कह रहे हैं। मैं ईमानदारी से आपको धन्यवाद देता हूँ। मैंने अपने पिछले जन्म में निश्चित रूप से कुछ अच्छा किया होगा और आपके जैसे परोपकारी मित्र से मिलने के लिए पर्याप्त कर्मा जमा किया होगा, मेगस ने लाल आंखों के साथ कहा। मैरीगोल्ड और उसकी माँ की आंखों में भी आंसू थे। वे सब समझ सकते थे कि साहिल क्या कर रहा था। साहिल जैसे स्नेह और धार्मिकता वाले बहुत कम बड़े लोग थे। उन शक्तिशाली लोगों में से किसे साधारण लोगों के जीवन की परवाह थी? तीनों के परिवार जो कर रहे थे उससे साहिल अवाक रह गया। वास्तव में उसे इस बात की अधिक परवाह थी कि क्या वह 29,000 लैविश पॉइंट्स को प्राप्त करने के लिए 3 ट्रिलियन खर्च कर सकता है, जिसका उपयोग फिर उसकी ताकत को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है जो लंबे समय से नहीं बदली थी। अन्यथा उसने मेगस और उसके परिवार को इतनी गंभीरता से नहीं मनाया होता। बेशक अगर एलन परिवार को ज़रूरत होती तो वह मदद करने में संकोच नहीं करता। मेगस, आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। चूंकि हम दोस्त हैं, चलो इस बारे में बात करना बंद करते हैं, ठीक है? मुझे अपने टैवन का अकाउंट नंबर दें और मैं आपको पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा। फिर आप कल पैसे लेकर अपने पिता के पास जा सकते हैं और उनके सभी कर्ज चुका सकते हैं ताकि आप एक परिवार के रूप में अच्छा जीवन जी सकें। धन्यवाद। मेगस के दिल के हजारों शब्द अंत में एक धन्यवाद में बदल गए। साहिल ने यह नहीं बताया कि वह उन्हें कितने पैसे ट्रांसफ़र करेगा, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने उन्हें बताया तो एलन परिवार डर जाएगा। इसके अलावा अगर मेगस को पता होता तो वह निश्चित रूप से स्वीकार नहीं करता। अपने 30,000 लैविश पॉइंट्स और सॉवरन रैंक ताकत के लिए साहिल ने चुपके से पैसे ट्रांसफ़र करते समय उन्हें नहीं बताने का फैसला किया। जब तक एलन परिवार को पता चलेगा तब तक पैसा ट्रांसफ़र हो चुका होगा और लेन देन पूरा हो जाएगा। इसके अलावा उसे अपने लैविश पॉइंट्स भी मिल चुके होंगे। तब उनके लिए पैसे वापस करना बहुत देर हो चुकी होगी। मेगस से एक्सक्लूसिव वाइन ऑफ 100 फ्लावर्स एंड फ्रूट्स लेने और उसे मेज पर रखने के बाद साहिल ने एलन टैवन का अकाउंट नंबर मांगा। फिर साहिल ने 3 ट्रिलियन स्टार डॉलर्स ट्रांसफ़र करने के लिए सिस्टम का उपयोग किया। लेन देन के बाद साहिल ने सिस्टम पैनल पर एक नज़र डाली। होस्ट साहिल खुराना। बैलेंस 9 क्वाड्रिलियन 996 ट्रिलियन 999 बिलियन 990 मिलियन स्टार डॉलर्स। बॉडी रूलर लेवल 1। आप 10 लैविश पॉइंट्स का उपयोग करके एक लेवल अपग्रेड कर सकते हैं। माइंड इन्फिनिटी लेवल 10। आप 100 लैविश पॉइंट्स का उपयोग करके अपग्रेड कर सकते हैं। कॉम्बैट एटर्नल रेल्म बिगिनर रूलर रैंक। कॉम्बैट स्किल्स वॉइड पंच परफेक्शन, एयर क्रशिंग स्लैप परफेक्शन, इविल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड टेक्निक परफेक्शन। स्किल्स एंशिएंट ट्रेडिशनल मेडिसिन परफेक्शन। लैविश पॉइंट्स 30,000। साहिल उत्साहित था जब उसने लैविश पॉइंट्स के पीछे की संख्या देखी। वास्तव में लेनदेन पूरा होते ही उसके खाते में 30,000 लैविश पॉइंट्स आ गए। साहिल को 30,000 लैविश पॉइंट्स मिलने के बाद इतना घबराहट महसूस नहीं हुई। उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था। किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए साहिल ने एक बहाना बनाया और एलन परिवार से विदा ली। अध्याय 1656। फिर उसने एक्सक्लूसिव वाइन ऑफ 100 फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ली और तीनों के परिवार की नज़रों से ओझल हो गया।
मैरीगोल्ड अभी भी अपनी जगह पर खड़ी रही जब तक कि साहिल पूरी तरह से गायब नहीं हो गया। वह साहिल की पीठ की दिशा में देखती रही, जाने को तैयार नहीं थी। मेगस ने अपनी बहन के कंधे पर थपथपाया और आह भरते हुए कहा, मारी, देखना बंद करो। मास्टर साहिल हमसे अलग दुनिया से होने के लिए नियत हैं। मुझे पता है मग, मैं बस ये दिखावा करूंगी कि यह सब एक सपना था। कल मैं मास्टर साहिल को भूलने की पूरी कोशिश करूंगी, मैरीगोल्ड ने उत्तर दिया। बेशक वह ये भी जानती थी कि उसके लिए साहिल के साथ संबंध बनाना असंभव था। हालांकि साहिल की आकृति ने उसके दिल में एक गहरी छाप छोड़ी थी। उसे भूलना इतना आसान नहीं होगा। आह, मेगस ने टैवन में प्रवेश करने के लिए मुड़ने से पहले फिर से आह भरी। भाई बहनों की मां ने भी सिर हिलाया और मेगस के पीछे अंदर चली गई। मैरीगोल्ड कुछ देर दरवाजे पर ही रही, ये पुष्टि करने के बाद कि साहिल वापस नहीं आ रहा है। उसने आखिरकार वास्तविकता को स्वीकार कर लिया, मुनी और टैवन लौट आए। जैसे ही वह घर लौटी, मैरीगोल्ड ने अपने भाई और मां को वहां सुन्न बैठे देखा। मग, क्या हुआ? मैरीगोल्ड ने पूछा। किसी ने उसे जवाब नहीं दिया। मैरीगोल्ड मेगस के पास गई, अपना हाथ उसके सामने हिलाते हुए। मेगस अनुत्तरदायी रहा। मग, आपको क्या हुआ है? मुझे डराओ मत। मैरीगोल्ड अपने भाई के व्यवहार से काफी डर गई थी, इसलिए उसने अपने दोनों हाथों से उसके कंधे पकड़ लिए और जोर जोर से हिलाने लगी। उसकी हरकत ने आखिरकार मेगस को वास्तविकता में वापस ला दिया। उसने जल्दी से मैरीगोल्ड को उसे हिलाने से रोका और दिलासा दिया, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ मारी, हम ठीक हैं। मग, आप लोगों को क्या बात है? आप अभी हिले क्यों नहीं? आपने मुझे बहुत डरा दिया। मैरीगोल्ड ने अपने सीने पर हाथ फेरते हुए पूछा। हम सिर्फ उस पैसे को देख रहे थे जो मास्टर साहिल ने हमें ट्रांसफर किया था, और हम कुछ देर तक संभल नहीं पाए, मेगस ने उत्तर दिया। मास्टर साहिल द्वारा ट्रांसफर किया गया पैसा? क्या ये बहुत ज्यादा है? हाँ, ये बहुत ज्यादा है, हमारी कल्पना से भी ज्यादा। कितना? 3 ट्रिलियन, मेगस ने उत्तर दिया। कि कितना? मैरीगोल्ड को लगा कि उसने गलत सुना है। 3 ट्रिलियन स्टार डॉलर्स, मेगस ने फिर से पुष्टि की। उसने इस नंबर को 10 बार से कम नहीं गिना था। शुरुआत में मेगस को भी लगा कि वह चीजें देख रहा है, लेकिन बार बार गिनने के बाद उसे यकीन हो गया कि उसने सही गिना है। साहिल ने उन्हें जो ट्रांसफर किया था वह वास्तव में 3 ट्रिलियन स्टार डॉलर्स था। 3 ट्रिलियन! मास्टर साहिल के पास इतना पैसा कैसे हो सकता था? मेगस किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सोच सकता था जो सेंट्रल सेक्रेट कॉन्टिनेंट पर इतनी आसानी से इतना पैसा खर्च कर सके, सिवाय शीर्ष 5 ट्रेडिंग कंपनीज के। क्या मास्टर साहिल शीर्ष 5 ट्रेडिंग कंपनीज में से किसी एक के उत्तराधिकारी हैं? अन्यथा वह इतनी आज़ादी से इतना पैसा कैसे खर्च कर सकते थे? मैरीगोल्ड ने अपने भाई को सदमे में घूर कर देखा। हाँ मारी, तुमने सही सुना, ये 3 ट्रिलियन है। मास्टर साहिल ने हमें 3 ट्रिलियन स्टार डॉलर्स ट्रांसफर किए, जो हमारे आसपास जमीन का एक बड़ा टुकड़ा खरीदने के लिए पर्याप्त है। वो उनके पास इतना पैसा होना कैसे संभव है? मैरीगोल्ड हकलाते हुए बोली। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मास्टर साहिल के शीर्ष 5 ट्रेडिंग कंपनीज में से किसी एक के उत्तराधिकारी होने की संभावना है। शीर्ष 5 ट्रेडिंग कंपनीज में से एक का उत्तराधिकारी। मैरीगोल्ड को आखिरकार एहसास हुआ कि साहिल और उसके बीच का अंतर कितना बड़ा था। शीर्ष 5 ट्रेडिंग कंपनीज में से एक, वे सेंट्रल सेक्रेट कॉन्टिनेंट पर एक पौराणिक अस्तित्व थे। अध्याय 1657। ट्रेजर ट्रोव लौटने के बाद साहिल ने तुरंत खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि एलन परिवार कितना हैरान होगा जब उन्हें पता चलेगा कि कितना पैसा ट्रांसफर किया गया था। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने जो लैविश पॉइंट्स प्राप्त किए थे उन्हें अपनी ताकत सुधारने के लिए खर्च किया जाए। अपनी ताकत को सॉवरन रैंक तक बढ़ाकर और अनजाने में इसे एल्बर के सामने प्रकट करके ही वह निस्संदेह विश्वास करेगी कि उसके पीछे एक सीक्रेट सेंट था। ये साहिल के दिमाग में चल रही पागलपन भरी योजना में बहुत मदद करेगा। एल्बर्ट, ट्रेजर ट्रोव की तीसरी युवा मालकिन, ने उस योजना में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी मदद के बिना यह संभव नहीं होता। कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद साहिल बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया। फिर उसने कमरे के भीतर एक पारदर्शी ढाल बनाने और किसी को भी महत्वपूर्ण क्षण में घुसने से रोकने के लिए अपनी पूरी माइंड पावर को मुक्त कर दिया। साथ ही वह एल्मा, एक सॉवरन रैंक पर भी कड़ी नजर रख रहा था। वह नहीं जानता था कि एल्मा के पास माइंड पावर थी या नहीं। हालांकि साहिल की राय में अगर उसके पास थी भी तो ये बहुत मजबूत नहीं होगी। आखिरकार एल्मा सेलेस्ट जितना मजबूत नहीं था। उसकी तुलना में सेलेस्ट की माइंड पावर बहुत कमजोर थी। जब तक वह सतर्क था उसे ठीक होना चाहिए। सब कुछ तैयार होने के बाद साहिल ने अपना सिस्टम पैनल खोला। होस्ट साहिल खुराना। बैलेंस 9 क्वाड्रिलियन 996 ट्रिलियन 999 बिलियन 990 मिलियन स्टार डॉलर्स। बॉडी रूलर लेवल 1, आप 10 लैविश पॉइंट्स का उपयोग करके एक लेवल अपग्रेड कर सकते हैं। माइंड इन्फिनिटी लेवल 10, आप 100 लैविश पॉइंट्स का उपयोग करके अपग्रेड कर सकते हैं। कॉम्बैट
Eternal Realm Beginner Ruler Rank. Combat Skills: Void Punch Perfection, Air Crushing Slap Perfection, Evil Splitting Sword Technique Perfection. Skills: Ancient Traditional Medicine Perfection. Lavish Points 30,000। जैसे ही उसने 30,000 लाविश पॉइंट्स को देखा, साहिल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसकी ताकत जो लंबे समय से स्थिर थी, आखिरकार बदल रही थी और यह एक बड़ी छलांग का अनुभव करने वाली थी। उसने अपनी माइंड पावर को इन्फिनिटी लेवल 10 से रूलर लेवल 1 तक बढ़ाने के लिए पहले 100 लाविश पॉइंट्स खर्च किए और फिर इसे रूलर लेवल 10 तक बढ़ाने के लिए और 90 लाविश पॉइंट्स खर्च किए। अंत में उसने अपने बॉडी को रूलर लेवल 1 से रूलर लेवल 10 तक अपग्रेड करने के लिए और 90 लाविश पॉइंट्स खर्च किए। शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से रूलर लेवल 10 पर पहुंचने के बाद साहिल की कॉम्बैट पावर भी पार्शियल इमॉर्टल रैंक तक पहुंच गई। सिस्टम डेटा भी उसी के अनुसार बदल गया। होस्ट: साहिल खुराना। बैलेंस: 9,996,999,990,000,000 बॉडी: रूलर लेवल 10 आप 1000 लाविश पॉइंट्स का उपयोग करके अपग्रेड कर सकते हैं। माइंड: रूलर लेवल 10 आप 1000 लाविश पॉइंट्स का उपयोग करके अपग्रेड कर सकते हैं। कॉम्बैट: Eternal Realm Partial Immortal Rank. Combat Skills: Void Punch Perfection, Air Crushing Slap Perfection, Evil Splitting Sword Technique Perfection. Skills: Ancient Traditional Medicine Perfection. Lavish Points 29,720। साहिल ने अपने बॉडी और माइंड को अपग्रेड करना जारी रखने में संकोच नहीं किया। उसे रूलर लेवल 1 से इमॉर्टल लेवल 1 तक अपग्रेड करने के लिए और 1000 लाविश पॉइंट्स की आवश्यकता थी। फिर उसने इसे इमॉर्टल लेवल 1 से इमॉर्टल लेवल 10 तक अपग्रेड करने के लिए और 900 लाविश पॉइंट्स खर्च किए। इसमें प्रत्येक के लिए कुल 1900 लाविश पॉइंट्स खर्च हुए। अपने बॉडी और माइंड दोनों को इमॉर्टल लेवल 10 तक अपग्रेड करने के लिए साहिल ने कुल 3800 लाविश पॉइंट्स खर्च किए। इस समय उसकी कॉम्बैट पावर पार्शियल सॉवरन रैंक तक पहुंच गई थी। इस तरह की ताकत स्टार किंगडम जैसी लेवल 7 सिविलाइजेशन में भी कमजोर नहीं मानी जाती थी। जब तक उसने मध्यम या बड़े बलों के उन लोगों को उकसाया नहीं, वह मूल रूप से जो चाहता था वह कर सकता था। साहिल ने गहरी सांस लेने के बाद अपने शरीर को हिलाया और सिस्टम पैनल को देखा। होस्ट: साहिल खुराना। बैलेंस: 9,996,999,990,000,000 बॉडी: इमॉर्टल लेवल 10 आप 10,000 लाविश पॉइंट्स का उपयोग करके अपग्रेड कर सकते हैं। माइंड: इमॉर्टल 10 आप 10,000 लाविश पॉइंट्स का उपयोग करके अपग्रेड कर सकते हैं। Combat Eternal Realm Partial Sovereign Rank. Combat Skills: Void Punch Perfection, Air Crushing Slap Perfection, Evil Splitting Sword Technique Perfection. Skills: Ancient Traditional Medicine Perfection. Lavish Points 25,920। उसे अगले अपग्रेड के लिए 10,000 लाविश पॉइंट्स की आवश्यकता होगी। अध्याय 1658। इसके अलावा उसे भविष्य में और अधिक पॉइंट्स की आवश्यकता होगी। यदि वह अपने बॉडी और माइंड दोनों को सॉवरन लेवल 10 पर अपग्रेड करना चाहता था और अपनी कॉम्बैट पावर को पार्शियल सेंट रेल्म तक अपग्रेड करना चाहता था, तो उसे 38,000 लाविश पॉइंट्स की आवश्यकता होगी। अभी साहिल के पास 25,000 से थोड़ा अधिक था। उसे अभी भी 12,000 और पॉइंट्स की जरूरत थी। उसे उम्मीद थी कि वह ऑक्शन के दौरान उन लाविश पॉइंट्स को प्राप्त कर सकता है। जल्द ही साहिल का सिर चकराने लगा। उसने एक मोटा हिसाब लगाया। यदि वह स्टार किंगडम में सर्वोच्च कॉम्बैट पावर सेक्रेड सेंट रैंक तक पहुंचना चाहता था, तो उसे लाखों लाविश पॉइंट्स की आवश्यकता होगी। फिर भी वह केवल बिगिनर सेक्रेड सेंट रैंक तक ही पहुंच पाएगा। भले ही उसने सिस्टम में सारा पैसा खत्म कर दिया हो, उसे केवल 100 मिलियन लाविश पॉइंट्स मिलेंगे। सेंट रेल्म के बाद रेल्म को तोड़ने के लिए यह पर्याप्त नहीं था। हालांकि सिस्टम के व्यवहार को देखते हुए ये तब तक एक और अपग्रेड से गुजर सकता है। आखिरकार यह एक गॉड टियर सिविलाइजेशन से था। सेक्रेड सेंट रैंक स्टार किंगडम एक लेवल 7 सिविलाइजेशन में सर्वोच्च कॉम्बैट पावर थी, लेकिन ये सिस्टम की सीमा नहीं थी। अपनी सांस शांत करने के बाद साहिल ने खुद को अपग्रेड करना जारी रखा। वह भविष्य के मामलों को एक तरफ रख देगा और जो उसके सामने था उसे पहले सुलझाएगा। वह शेष 20,000 कुछ लाविश पॉइंट्स के साथ अपने बॉडी को अपग्रेड करना चाहता था। उसने अपने बॉडी को सॉवरन लेवल 10 तक अपग्रेड करने के लिए 19,000 लाविश पॉइंट्स खर्च किए। उस तरह साहिल एक पीक सॉवरन रैंक का होगा। यदि उसने अपने बॉडी और माइंड को एक साथ अपग्रेड किया और अपने सभी लाविश पॉइंट्स खर्च किए, तो वह केवल सॉवरन लेवल 5 तक पहुंच सकता था, जो मिड सॉवरन रैंक था। इसका असर उतना अच्छा नहीं होता जितना कि अकेले अपने बॉडी को अपग्रेड करने का होता। हालांकि यदि वह एक कदम और आगे जाना चाहता था और पार्शियल सेंट रेल्म तक पहुंचना चाहता था, तो उसे अपने माइंड को बढ़ाने के लिए और 19,000 लाविश पॉइंट्स खर्च करने की आवश्यकता थी। हालांकि
अपने बॉडी को सॉवरन लेवल 1 तक बढ़ाने के लिए 10,000 लाविश पॉइंट्स खर्च करने के बाद सिस्टम ने एक प्रॉम्प्ट जारी किया जिसमें कहा गया था कि उसका माइंड सॉवरन रैंक तक नहीं पहुंचा है। इसलिए साहिल अपने बॉडी को अपग्रेड करना जारी नहीं रख सका जब उसने इसे फिर से अपग्रेड करने की कोशिश की। साहिल थोड़ा भ्रमित था। वह सिस्टम के सबसे हालिया अपग्रेड से पहले ऐसा कर सकता था। क्या अब ये काम नहीं करता था? ऐसा लग रहा था कि अभी भी कुछ बदलाव थे जिनके बारे में वह नहीं जानता था जब ये सिस्टम अपग्रेड हुआ था। उसे अपने बॉडी और माइंड दोनों को अपग्रेड करना था। जो भी हो, साहिल इसमें कुछ नहीं कर सकता था। वह सिस्टम से बात नहीं कर सकता था, इसलिए वह इस बारे में पूछ नहीं सकता था। इसलिए वह केवल सिस्टम आवश्यकताओं के अनुसार जा सकता था। अपने माइंड को सॉवरन लेवल 1 तक अपग्रेड करने के लिए और 10,000 लाविश पॉइंट्स लगे। फिर उसने बाकी के लाविश पॉइंट्स का उपयोग अपने बॉडी को सुधारने के लिए किया। ये सब हो जाने के बाद साहिल ने फिर से सिस्टम को देखा। होस्ट साहिल खुराना। बैलेंस 9,996,999,990,000,000 बॉडी सॉवरन लेवल 5 आप 1000 लाविश पॉइंट्स का उपयोग करके एक लेवल अपग्रेड कर सकते हैं। माइंड सॉवरन लेवल 1 आप 1000 लाविश पॉइंट्स का उपयोग करके एक लेवल अपग्रेड कर सकते हैं। कॉम्बैट अटर्नल रेल्म मिड सॉवरन रैंकर। कॉम्बैट स्किल्स वॉइड पंच परफेक्शन, एयर क्रशिंग स्लैप परफेक्शन, इविल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड टेक्निक परफेक्शन। स्किल्स एंशिएंट ट्रेडिशनल मेडिसिन परफेक्शन। लाविश पॉइंट्स 920। उसकी कॉम्बैट पावर मिड सॉवरन रैंक तक पहुंच गई थी। अपने सोल बाउंड वेपन इविल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड और इविल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड टेक्निक के साथ साहिल ने अनुमान लगाया कि वह एक लेट सॉवरन रैंकर से भी लड़ सकता है। साहिल ने भविष्यवाणी की कि ट्रेजर ट्रोव का एल्मा एक मिड सॉवरन रैंकर होना चाहिए। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने साहिल को जो दबाव दिया था वह सेलेस्ट जितना प्रभावशाली नहीं था। इस बीच सेलेस्ट एक लेट सॉवरन रैंकर थी, इसलिए यदि एल्मा उतना शक्तिशाली नहीं था तो वह सिर्फ एक मिड सॉवरन रैंकर होगा। बेशक साहिल इस तथ्य की उपेक्षा नहीं करेगा कि एल्मा के पास एक शक्तिशाली सोलबाउंड वेपन हो सकता है। आखिरकार ट्रेजर ट्रोव सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट की शीर्ष 5 ट्रेडिंग कंपनीज में से एक थी, इसलिए न केवल वे मालामाल होंगे बल्कि उनके पास बहुत सारे खजाने भी होंगे। फिर भी ये केवल 50-50 संभावना थी। साहिल एल्मा से नहीं डरता था। साहिल को कैसे पता चलता कि उसकी इविल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड एक प्रथम श्रेणी की सोलबाउंड वेपन थी और एल्मा को अपने जीवन काल में इस स्तर के हथियार पर कभी हाथ नहीं मिलेगा। अध्याय 1659। संतुष्ट होकर साहिल ने सिस्टम को हटा दिया और साथ ही उसने अपनी माइंड पावर वापस ले ली। अभी वह कमरे में पहली बार प्रवेश करने के समय से पूरी तरह अलग था। साहिल अभी केवल एक बिगिनर रूलर रैंकर था, लेकिन अब वह पहले से ही एक मिड सॉवरन रैंकर था। दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर था। वह बिस्तर से उठा और अपने शरीर को स्वतंत्र रूप से हिलाया। कड़क, उसके शरीर के सभी जोड़ कड़क उठे। साहिल ने अपने शरीर में शक्ति दौड़ते हुए महसूस की। शक्तिशाली एहसास आखिरकार वापस आ गया था। हालांकि साहिल की ताकत में सुधार के बाद उसकी बनावट नहीं बदली थी, लेकिन उसकी आत्मा पूरी तरह से अलग थी। जब साहिल ने अपनी माइंड पावर वापस ली तो एल्मा और मिस एल्बर्ट ट्रेजर ट्रोव के दूसरे कमरे में किसी चीज के बारे में बात कर रहे थे। अचानक एल्मा दंग रह गया। एल्बर ने तुरंत एल्मा में बदलाव देखा और पूछा, एल्मा क्या हुआ? मिस एल्बर, मैंने एक शक्तिशाली ऊर्जा को गुजरते हुए महसूस किया, लेकिन जब मैंने इसे खोजने की कोशिश की तो मुझे कुछ नहीं मिला, एल्मा ने ईमानदारी से उत्तर दिया। एक शक्तिशाली ऊर्जा, ये कितनी शक्तिशाली है? एल्बर ने उत्सुकता से पूछना जारी रखा। यह मुझसे कमजोर नहीं है। तुमसे कमजोर नहीं है। फिर यह एक मिड सॉवरन रैंकर है। क्या आप जानते हैं कि वे कौन हैं? मुझे नहीं पता। एल्मा ने सिर हिलाया। उसने अभी अपनी माइंड पावर विकसित की थी और वह अभी भी बहुत कमजोर थी। यदि साहिल ने अपनी माइंड शील्ड को हटाते समय अपनी ऊर्जा वापस नहीं ली होती तो एल्मा इसे बिल्कुल भी नोटिस नहीं कर पाता। ठीक है, चिंता मत करो। चूंकि यह सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट के 108 बड़े ट्रेडिंग जोन्स में से एक है, इसलिए कुछ अपरिचित सॉवरन रैंकर्स के लिए कभी कभी ट्रेडिंग कंपनी के पास से गुजरना सामान्य है। ये तब तक ठीक रहेगा जब तक वे हमारे प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं हैं। समझ गया, मिस एल्बर, एल्मा ने उत्तर दिया। सच तो यह है कि उसके पास अभी भी एल्बर को बताने के लिए कुछ था। अभी उसने अचानक पाया कि यह ऊर्जा उससे कमजोर नहीं थी। एल्मा ने महसूस किया कि दूसरा पक्ष बहुत करीब था और वे संभवतः ट्रेजर ट्रोव में भी थे। हालांकि उसके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। दोनों ने बात जारी रखी। साहिल अपने कमरे में था, धीरे धीरे अपनी बढ़ती ताकत के कारण आए शारीरिक परिवर्तनों के साथ तालमेल बिठा रहा था। साथ ही वह अपनी मिड सॉवरन रैंक ताकत से खुद को परिचित कर रहा था। अगले कुछ दिनों तक साहिल कमरे से बाहर नहीं निकला। किसी ने उसे परेशान नहीं किया सिवाय एक बार के जब माली अपनी बेटी के साथ आई थी। पैगी साहिल से कहानियां सुनाने के लिए शोर मचाती रही। माली लाचार थी।
संयोग से उसे साहिल से बात करने की ज़रूरत थी, इसलिए वह पैगी को साथ ले आए। हालांकि साहिल एक छोटी बच्ची के साथ खेलने के मूड में क्यों होगा, उसके पास और भी महत्वपूर्ण चीज़ें थीं जिन पर उसे ध्यान देना था। इसलिए वह केवल छोटी बच्ची को बता सकता था कि वह उस पर कहानियों का कर्जदार है। एक बार जब उसका काम पूरा हो जाएगा तो वह उसे धीरे धीरे ये सभी कहानियां सुनाएगा। हालांकि छोटी बच्ची थोड़ी दुखी थी, लेकिन वह स्थिति को समझने में अच्छी थी। वह जानती थी कि साहिल अभी वाकई व्यस्त था, इसलिए उसने हंगामा करना जारी नहीं रखा और अपनी माँ के साथ आज्ञाकारी रूप से चली गई। अध्याय 1660। कुछ दिन बाद खट 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 किसी ने दरवाजा खटखटाया। कौन है? साहिल ने पूछने के लिए आंखें खोलीं। अभी वह बिस्तर पर पालथी मारकर बैठा था। अपनी नई सॉवरन रैंक ताकत की आदत डालने के कुछ दिनों के बाद साहिल ने अपनी माइंड पावर की मदद से इसमें महारत हासिल कर ली थी। साहिल, यह मैं हूँ। दरवाजे के पीछे से एल्बर की आवाज़ आई। मिस फेलोज, रुकिए, मैं आ रहा हूँ। साहिल दरवाजा खोलने के लिए उठा। जब उसने साहिल को देखा तो एल्बर दंग रह गई। उसने उसे कुछ दिनों से नहीं देखा था, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे वह एक बड़े बदलाव से गुजरा हो। जहाँ तक ये बदलाव वास्तव में क्या था वह अनिश्चित थी। वह वही साहिल था, लेकिन उसके बारे में कुछ पूरी तरह से अलग था। कितना अजीब है। एल्बर उत्सुक थी। जब साहिल ने उसे अपनी ओर घूरते देखा तो उसने पूछा, क्या हुआ मिस फेलोज? ओह, कुछ नहीं, मुझे बस कुछ याद आ गया, इसलिए मेरा ध्यान भटक गया, एल्बर ने होश में आने के बाद समझाया। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ मिस फेलोज? क्या मैं बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य के आपसे मिलने नहीं आ सकती? साहिल, आपने खुद को कुछ दिनों के लिए कमरे में बंद कर लिया है, इसलिए मैं ये देखने आई थी कि आप अभी भी जीवित हैं या नहीं। अगर ट्रेजर ट्रोव में आपको कुछ हो गया और आपके मास्टर यहाँ आए तो मैं उन्हें क्या बताऊंगी? एल्बर ने मजाक किया। मिस फेलोज, आप बहुत मजाकिया हैं। अब जब हम इस चरण में हैं तो हमें क्या हो सकता है? मैं पिछले कुछ दिनों से बस साधना कर रहा था। मेरे मास्टर ने कहा कि साधना धारा के विपरीत नाव चलाने जैसा है। यदि आप आगे बढ़ना बंद कर देते हैं तो आप पीछे गिर जाएंगे। इस प्रकार मुझे हर उपलब्ध क्षण को पकड़ना होगा। मेरे मास्टर ने कहा कि वह मेरी जांच करने के लिए बेतरतीब ढंग से दिखाई देंगे। यदि मैं उनके मानकों को पूरा नहीं करता हूं तो मुझे दंडित किया जाएगा। आपके मास्टर आ रहे हैं? कब? एल्बर ने तुरंत पूछा। साहिल के मास्टर एक कथित सीक्रेट सेंट थे। इतने बड़े व्यक्ति से मिलना एक बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। यदि वह उनके साथ संबंध बना सके तो उसे अपने जीवनकाल में असीम लाभ मिलेगा। इसलिए एल्बर स्वाभाविक रूप से साहिल के मास्टर को जानना चाहती थी। मुझे नहीं पता, वह हमेशा रहस्यमयी और गुमनाम रहते हैं। उनकी स्थिति के बारे में कोई नहीं जानता। साहिल, अगर आपके मास्टर यहाँ आते हैं तो आपको मेरा उनसे परिचय कराना होगा। मैं बहुत उत्सुक हूँ कि आपके मास्टर जैसा पावर हाउस किस तरह का व्यक्ति है। मैंने बचपन से ही मजबूत लोगों की प्रशंसा की है। मिस फेलोज, मुझे आपको निराश करने के लिए खेद है। वह किसी भी साधारण बूढ़े आदमी की तरह दिखते हैं। उनके बारे में कुछ भी खास नहीं है। शायद आपने उनके साथ बहुत समय बिताया है, इसलिए आपको नहीं लगता कि वह खास हैं। जब मैं उनसे पहली बार मिलूंगी तो मेरे लिए ऐसा नहीं होगा। साहिल, मुझसे वादा करो। ठीक है, ठीक है, मैं उन्हें बता दूंगा। हालांकि मैं गारंटी नहीं दे सकता कि वह आपसे मिलना चाहते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। आपको बस उनके सामने मेरा नाम लेना होगा, एल्बर ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। जैसे ही उसने एल्बर के उत्साहित भाव को देखा, साहिल ने अपने दिल में कुछ सोचा। वैसे मिस फेलोज, इस बार ट्रेडिंग कंपनी की स्थापना वास्तव में मेरे मास्टर की एक परीक्षा है। हमारे वंश ने बहुत सारी संपत्ति जमा की है, इसलिए मेरे मास्टर इसका उपयोग कुछ करने के लिए करना चाहते हैं, लेकिन वह खुद आगे आने को तैयार नहीं हैं। इसलिए उन्होंने इसे मुझ पर छोड़ दिया। यदि आप कंपनी को आगे बढ़ाने में मेरी मदद कर सकती हैं तो जब बूढ़ा आदमी आएगा तो मुझे बस आपका नाम लेना होगा और मुझे यकीन है कि वह आपसे मिलने के लिए तैयार होंगे। उनके मन में आपके प्रति अच्छी धारणा भी हो सकती है। सच में? बिल्कुल, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा। ठीक है साहिल, इसे मुझ पर छोड़ दो। जब तक आप पर्याप्त तरलता प्रदान कर सकते हैं, मैं निश्चित रूप से कम समय में इस व्यवसाय को स्थापित करने में आपकी मदद करूंगी, लेकिन शर्त यह है कि जब आपके मास्टर यहाँ आएंगे तो आपको मुझे उनसे मिलने के लिए ले जाना होगा। सौदा पक्का? इसके बारे में सोचे बिना साहिल एल्बर के अनुरोध पर सहमत हो गया। आप एक सीक्रेट सेंट के साथ अच्छे संबंध चाहती हैं, है ना? जब तक आप मेरे निर्देशों का पालन कर सकती हैं और फेलोज परिवार को शामिल होने और मेरी मदद करने के लिए मना सकती हैं, तब तक भविष्य का सीक्रेट सेंट आपकी आंखों के सामने दिखाई देगा। अध्याय 1661। एल्बर ने साहिल के साथ लंबे समय तक बातचीत की, इससे पहले कि उसे याद आता कि वह आज साहिल से मिलने क्यों आई थी। वह ये देखने के लिए इतनी दूर नहीं आई थी कि साहिल ठीक है या नहीं। इसके बजाय वह साहिल को पहले से बताने आई थी कि वे कल ट्रेजर ट्रोव के मुख्यालय के लिए एक बड़े ऑक्शन में भाग लेने के लिए रवाना होंगे, इसलिए उसे जल्द ही तैयारी करने की आवश्यकता थी।
साहिल, हम कल सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट के ठीक पश्चिम में स्थित सुपर लार्ज ट्रेड जोन के लिए रवाना हो रहे हैं, जो ट्रेजर ट्रोव का मुख्यालय भी है। तुम्हें अभी तैयारी करनी चाहिए, एल्बर ने कहा। हम जा रहे हैं। क्या ऑक्शन जल्द ही शुरू होने वाला है? साहिल ने उत्साहपूर्वक पूछा। चीजें अब थोड़ी जरूरी थीं। उसे पार्शल सेंट तक पहुंचने के लिए अभी भी 12,000 लैविश पॉइंट्स की आवश्यकता थी। एक बार जब वह वहां पहुंच गया तो वह किसी से नहीं डरेगा जब तक कि वह नेक जैसे सेंट से न मिले। उसे अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस ऑक्शन में कम से कम 1.2 ट्रिलियन खर्च करने की आवश्यकता थी। यह अपेक्षाकृत लंबी यात्रा है। हमारे वहां पहुंचते ही ऑक्शन शुरू हो जाएगा। मेरे पास तैयार करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए आप कल बस मुझे बुला सकती हैं, मिस फेलोज। ठीक है, फिर मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी। अलविदा। धन्यवाद, मिस फेलोज। एल्बर के जाने के बाद साहिल भी कमरे से बाहर निकल आया। वह वहां गया जहां माली रहती थी और उसे बताया कि वह कुछ समय के लिए बाहर जा रहा है और जल्द ही वापस आएगा। उसने माली से एल्मर से ट्रेडिंग कंपनीज के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहा, शायद यह महसूस करते हुए कि साहिल के पास निपटाने के लिए महत्वपूर्ण मामले हैं। छोटी बच्ची पेगी ने इस बार उसे परेशान नहीं किया। कमरे में वापस आकर साहिल ने मेज पर रखे सीलबंद शराब के जार को देखा। एक्सक्विजिट वाइन ऑफ 100 फ्लावर्स एंड फ्रूट्स का ये जार सीलिया और अन्य लोगों के लिए आरक्षित था। यह उनके फिजिक में सुधार कर सकता था और उनके टैलेंट्स को बढ़ा सकता था। हालांकि साहिल के पास अभी इरिडेसेंट सेक्ट जाने का समय नहीं था। वह ऑक्शन में भाग लेने के बाद ही उनसे मिलने का इंतजार कर सकता था। साहिल ने अभी तक ये तय नहीं किया था कि सीलिया और अन्य लोगों को एक्सक्विजिट वाइन ऑफ 100 फ्लावर्स एंड फ्रूट्स सौंपने के लिए पहले इरिडेसेंट सेक्ट जाना है या पर्याप्त ताकत होने के बाद ही ऐसा करना है। आखिरकार इरिडेसेंट सेक्ट के प्रतिष्ठित एल्डर्स एक अज्ञात कारक थे। यदि उन्होंने उसके भीतर कुछ महसूस किया तो वह इतनी आसानी से नहीं जा पाएगा। अतीत में इरिडेसेंट सेक्ट सेलेस्ट का सेक्ट था और सेक्ट में सेलेस्ट की स्थिति कम नहीं थी, इसलिए साहिल वहां काफी सहज रहा था। हालांकि अब चीजें अलग थीं। सेलेस्ट को कैद कर लिया गया है और वह उस आइस कैबिन में थी जिसका नाम सुनते ही अधिकांश शिष्य डर के मारे पीले पड़ जाते थे। इरिडेसेंट सेक्ट के प्रतिष्ठित एल्डर्स, जिनमें सेलेस्ट की टीचर भी शामिल थी, ने स्पष्ट रूप से उसे छोड़ दिया था। साहिल पर्याप्त ताकत होने से पहले फिर से इरिडेसेंट सेक्ट नहीं जाना चाहता था। यदि उसे वापस जाना पड़ा तो वह इरिडेसेंट सेक्ट के कई प्रतिष्ठित एल्डर्स को कुचलने की ताकत के साथ ही ऐसा करेगा। न केवल सेलेस्ट को बचाने के लिए बल्कि सीलिया और अन्य को भी साथ ले जाने के लिए। आइस कैबिन में सेलेस्ट की पीड़ा की तुलना में सीलिया और अन्य बहुत सुरक्षित थे। आखिरकार वे इरिडेसेंट सेक्ट की प्रमुख नोवा की शिष्याएं थीं। जब तक प्रतिष्ठित एल्डर्स सामने नहीं आते वे खतरे में नहीं होंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जितनी जल्दी हो सके अपनी ताकत में सुधार किया जाए और सेलेस्ट को आइस कैबिन से बचाया जाए। देरी के हर दिन का मतलब दर्द का एक और दिन था। सेलेस्ट, बस थोड़ा और धैर्य रखो। मैं तुम्हें बचाने के लिए जल्द ही आऊंगा, बस मेरा इंतजार करो। साहिल ने अपने दिल में चुपचाप सोचा। किसी व्यक्ति की ताकत सबसे महत्वपूर्ण चीज थी, चाहे वह अर्थ पर हो, मिल्की वे पर हो या स्टार किंगडम में। साहिल को इसकी गहरी समझ थी। अगले दिन साहिल, एल्बर की कई मेड्स और गार्ड्स का एक समूह ट्रेजर ट्रोव के अद्वितीय मर्चेंट शिप पर रवाना हुए। कोई भी स्पेस पायरेट सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट के बाहर होने पर भी ट्रेजर ट्रोव द्वारा चिन्हित मर्चेंट शिप को लूटने की हिम्मत नहीं करेगा, जब तक कि वे अब सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट में रहना जारी नहीं रखना चाहते। वे शीर्ष 5 ट्रेडिंग कंपनीज में से किसी को भी नाराज करने की हिम्मत नहीं करेंगे। इस बीच जब छोटी या मध्यम ट्रेडिंग कंपनीज की बात आती थी तो स्पेस पायरेट्स उनसे एक निश्चित शुल्क मांगने के बाद हद पार नहीं करते थे। अध्याय 1662। यदि माली जैसा कोई व्यक्ति जो एक दूरदराज के क्षेत्र की छोटी ताकत से थी, उसका सामना स्पेस पायरेट्स से होता तो वह जीवित बचने के लिए भाग्यशाली होती। अपना सामान सुरक्षित रखना तो दूर की बात थी। इसके बावजूद स्टार किंगडम के विभिन्न सुदूर कोनों से हर दिन अनगिनत मर्चेंट शिप्स सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट के लिए निकलते हैं। ऐसा नहीं था कि वे रास्ते के खतरों को नहीं जानते थे, लेकिन सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट पहुंचने के बाद उन्हें जो लाभ प्राप्त होता था वह बहुत बड़ा था। आमतौर पर यह माल के मूल्य के 10 गुना या दर्जनों गुना से भी अधिक होता था। यह उनके लिए अपने परिवार की ताकत को उच्च स्तर तक ले जाने के लिए पर्याप्त था। जैसा कि कहा जाता है, बिना जोखिम के कोई पुरस्कार नहीं है। इसलिए भले ही वे जानते थे कि यह एक आसान यात्रा नहीं होगी और एक चूक उनके जीवन की कीमत चुका सकती है, फिर भी अनगिनत लोग जाना चुनते थे। स्टार किंगडम बहुत बड़ा था। ग्रीन अपोलो जैसी अनगिनत छोटी गैलेक्सीज थीं जहां युंग परिवार स्थित था। कुछ लोग स्थिरता पसंद करते थे जबकि कुछ लोग जोखिम लेना और जुआ खेलना पसंद करते थे। ट्रेजर ट्रोव का मर्चेंट शिप बिना किसी दुर्घटना का सामना किए पूरी दूरी तय कर गया। पलक झपकते ही 1 हफ्ते से ज्यादा का समय बीत चुका था। वे अपनी यात्रा के आधे रास्ते पर थे। साहिल पूरे समय अपने कमरे में ही रहा था।
वह अभी भी अपनी बढ़ती ताकत के कारण आए शारीरिक परिवर्तनों के साथ तालमेल बिठा रहा था। कभी कभी एल्बा उससे मिलने आती और उससे बातचीत करती थी। उनका विषय हमेशा साहिल और उसके पीछे के मास्टर के इर्द गिर्द घूमता था। साहिल जानता था कि एल्बा अभी भी उसकी स्थिति के बारे में पूछताछ कर रही है। वह रास्ते में सचेत या अनजाने में कुछ बातें भी बना लेता था। किसी भी मामले में साहिल को दृढ़ रहना था और दावा करना था कि एक सीक्रेट सेंट उसके पीछे खड़ा है। उसे अगली योजना के साथ आगे बढ़ने के लिए एल्बा को राजी करना था। वास्तव में एल्बा पहले से ही साहिल पर 90% भरोसा करती थी। एल्बा ने अपनी आंखों से उसके मास्टर्स को नहीं देखा था, जिसके परिणामस्वरूप ये शेष 10% बचा था। वह साहिल की बातों पर 100% तब तक विश्वास नहीं करेगी जब तक वह साहिल के मास्टर, पौराणिक सीक्रेट सेंट और स्टार किंगडम के सबसे मजबूत योद्धा से नहीं मिल लेती। तभी एल्बा पूरी तरह से विश्वास करेगी। फिर भी उसका 90% भरोसा उसके लिए साहिल पर दांव लगाने के लिए पर्याप्त था। एल्बा के पास अपना भाग्य बदलने के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं था। साहिल उसकी आखिरी उम्मीद था। एक बार जब वह आदमी बाहर आ गया तो उसे बिना किसी शर्त के उससे शादी करनी होगी जब तक कि उसे फेलोज परिवार के लिए समर्थन के रूप में एक नया सीक्रेट सेंट नहीं मिल जाता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि भले ही एल्बा की शादी हो गई हो, दूसरा पक्ष फिर भी उसके परिवार को नहीं बख्शेगा। वह धीरे धीरे फेलोज परिवार के प्रभाव को खत्म कर देगा और अंत में पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लेगा, जिससे फेलोज परिवार हमेशा उन्हें खेती के संसाधनों की एक स्थिर धारा प्रदान करने के लिए मजबूर हो जाएगा। फेलोज परिवार सेंट्रल सीक्रेट कॉन्टिनेंट की शीर्ष 5 ट्रेडिंग कंपनीज में से एक को नियंत्रित करता था, जो लाभ का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। इन वर्षों में फेलोज परिवार खुद को बचाने के तरीके खोज रहा था क्योंकि दूसरे पक्ष की भूख बढ़ती जा रही थी। हालांकि यह विरोधी एक सीक्रेट सेंट वाली ताकत थी। उनके सामने खड़े होने की हिम्मत कौन करेगा? स्टार किंगडम में केवल कुछ ही सीक्रेट सेंट थे और हर किसी की अपनी संबद्ध ताकतें थीं। इसलिए कोई भी बेपरवाही से इस संतुलन को नहीं तोड़ेगा। हालांकि साहिल के अस्तित्व ने एल्बा को उम्मीद दी। छाया में छिपा एक सीक्रेट सेंट। जब तक वह इस अवसर को पकड़ती है, फेलोज परिवार अपनी वर्तमान स्थिति से बाहर निकलने में सक्षम हो सकता है। अध्याय 1663। समय धीरे धीरे बीतता गया। उस दिन साहिल कमरे में आंखें बंद करके अपने बिस्तर पर पालथी मारकर बैठा था। वह अपनी बढ़ती शक्ति को नियंत्रित करने का अभ्यास कर रहा था। अचानक उसने एक तेज झटका महसूस किया। क्या हुआ? क्या किसी में सेंट्रल सीक्रेट कॉन्टिनेंट की शीर्ष 5 ट्रेडिंग कंपनीज में से एक के साथ पंगा लेने की हिम्मत है? हालांकि उसने जांच करने के लिए अपनी माइंड पावर का उपयोग नहीं किया। स्थिति अभी अज्ञात थी, इसलिए सावधान रहना बेहतर होगा। सच तो यह है कि अगर साहिल अपनी माइंड पावर का इस्तेमाल करता भी तो पता चलने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार वह पहले से ही एक मिड सॉवरन रैंकर था और उसके पास माइंड पावर होने में कुछ भी गलत नहीं था। इस प्रकार वह कोई सनसनी पैदा नहीं करता। जब तक वह खुद को पूरी तरह से एक सेंट के सामने उजागर नहीं करता, वह ठीक रहेगा। जिस मर्चेंट शिप पर साहिल और एल्बा थे, उसके बाहर उससे कम कई गुना बड़े एक शानदार स्पेसशिप ने रास्ता रोक लिया था। शानदार स्पेसशिप के किनारे पर लाइटफुट शब्द खुदा हुआ था। सेंट्रल सीक्रेट कॉन्टिनेंट पर कोई भी समझदार व्यक्ति लाइटफुट नाम के किसी भी जहाज की उत्पत्ति जानता होगा। ये परिवहन का विशेष साधन था जिसका उपयोग केवल लाइटफुट परिवार के प्रत्यक्ष वंशज ही कर सकते थे। लाइटफुट परिवार फेलोज परिवार की तरह सेंट्रल सीक्रेट कॉन्टिनेंट की शीर्ष 5 ट्रेडिंग कंपनीज में से एक को नियंत्रित करता था। फेलोज परिवार ट्रेजर ट्रोव को नियंत्रित करता था, जबकि लाइटफुट परिवार स्प्लेंडर को नियंत्रित करता था। दोनों ट्रेडिंग कंपनीज ताकत में बहुत समान थीं। ट्रेजर ट्रोव शीर्ष 5 ट्रेडिंग कंपनीज में तीसरे स्थान पर था, जबकि स्प्लेंडर दूसरे स्थान पर था। अभी जो तेज झटका लगा था वह दोनों जहाज़ों के टकराने से था। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। दोनों जहाज़ों की सुरक्षा अच्छी थी। अभी हुई टक्कर ने सुरक्षा को भी नहीं तोड़ा और जहाज सुरक्षित था। हालांकि लाइटफुट परिवार का जहाज फेलोज परिवार के जहाज से बहुत बड़ा था। भले ही वह क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था, फिर भी एक तेज झटका लगा था। एल्बा ने लाइटफुट परिवार के जहाज को देखकर अपनी भौहें सिकोड़ लीं। फिर उसने अपने चालक दल को दूसरे पक्ष को दरकिनार करने का आदेश दिया। अनपेक्षित रूप से वे फिर भी टकरा गए। वह जानती थी कि दूसरे पक्ष ने ऐसा जानबूझकर किया है। उसने ये भी अनुमान लगा लिया कि उसके सामने वाले जहाज पर कौन था। लाइटफुट परिवार की इस पीढ़ी में केवल एक ही व्यक्ति था जो एल्बा को जिद करके परेशान करेगा। वह कॉर्नेलियस लाइटफुट था, जो लाइटफुट परिवार के शीर्ष वंशजों में से एक था। साथ ही वह लाइटफुट परिवार का उत्तराधिकारी बनने की दौड़ में दूसरे स्थान पर भी था, इसलिए उसके परिवार में उसकी उच्च स्थिति थी। निश्चित रूप से दोनों जहाज़ों के टकराने के कुछ ही समय बाद लाइटफुट परिवार के जहाज से एक आवाज़ आई। मिस एल्बा, आप कैसी हैं? कॉर्नेलियस, तुम्हें कैसे पता चला कि यह मैं हूँ? एल्बा ने भारी आवाज़ में पूछा।
वह ट्रेजर ट्रोव के मर्चेंट शिप पर यात्रा कर रही थी जो फेलोज परिवार के प्रत्यक्ष वंशजों के लिए विशिष्ट नहीं था। कॉर्नेलियस को उसकी सटीक स्थिति का पता कैसे चला और वह सीधे उससे कैसे टकरा गया? हा, मिस एल्बा, अगर मुझमें कॉर्नेलियस लाइटफुट में ये क्षमता भी नहीं होती तो मैं लाइटफुट परिवार का उत्तराधिकारी कैसे होता? कॉर्नेलियस ने ऊंचे ठहाके के साथ कहा। एल्बा सोच में डूब गई। क्या गलत हुआ? क्या मेरे आसपास कोई जासूस है जिसने कॉर्नेलियस को मेरे ठिकाने की सूचना दी? असंभव। मेरे आसपास के लोग बचपन से ही फेलोज परिवार द्वारा प्रशिक्षित किए गए थे, तो वे मुझे धोखा कैसे दे सकते थे? आखिर चल क्या रहा है? अध्याय 1664। एल्बा कुछ देर तक इसका उत्तर नहीं खोज सकी। कॉर्नेलियस, तुमने मुझे क्यों रोका? एल्बा ने पूछा। कुछ नहीं, मैं बस तुम्हें भोजन और बातचीत के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा सम्मान करोगी, मिस एल्बा? मैंने यहाँ अच्छा भोजन और शराब तैयार की है, कॉर्नेलियस ने कहा। माफ़ करना, मुझे अभी कुछ काम है, इसलिए मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। एल्बा ने सीधे मना कर दिया। मिस एल्बा, मैं सिर्फ तुमसे मिलने के लिए इतनी दूर आया हूँ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा करना तुम्हारा अनादर है? अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं सेंट्रल सेक्रेट कॉन्टिनेंट पर अपना चेहरा दिखाने की उम्मीद कैसे करूँ? तुम अपना चेहरा जैसे चाहो वैसे दिखा सकते हो, उससे मेरा क्या लेना देना? मेरे पास तुम्हारे साथ समय बर्बाद करने का समय नहीं है। अलविदा। एल्बा के बोलना खत्म करने के बाद उसने मर्चेंट शिप को दूसरे पक्ष से बचने का आदेश दिया और जाने के लिए तैयार हो गई। फिर भी जैसे ही मर्चेंट शिप रवाना हुआ, लाइटफुट परिवार का जहाज उनके सामने रुक गया और रास्ता रोक लिया। उन्होंने लगातार कई बार दिशा बदली, लेकिन दूसरे पक्ष ने फिर भी उन्हें रोक दिया। एल्बा आग बबूला हो गई थी, इसलिए उसने ऊंची आवाज में पूछा, कॉर्नेलियस, आखिर तुम चाहते क्या हो? मिस एल्बा, जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं तुम्हारे साथ भोजन और बातचीत करना चाहता हूँ। जब तक तुम हाँ नहीं कहोगी, मैं खाने के तुरंत बाद रास्ते से हट जाऊंगा। तुम इस बारे में धीरे धीरे सोच सकती हो, मेरे पास बहुत समय है, कॉर्नेलियस ने बिना किसी जल्दी के धीरे से कहा। एल्बा का सुंदर चेहरा कॉर्नेलियस की बातों से लाल हो गया और उसका सीना जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी इच्छा हुई कि वह उसे तलवार से मार डाले, हालांकि वह केवल अपने दिमाग में ऐसी बात की कल्पना कर सकती थी। एल्बा वास्तव में ऐसा नहीं कर सकती थी। इस बात को छोड़कर कि क्या वह कॉर्नेलियस को मार सकती है, अगर वह मार भी सकती होती तो भी उसकी हिम्मत नहीं होती। एक और, कॉर्नेलियस लाइटफुट परिवार के दूसरे उत्तराधिकारी के रूप में एक उच्च पद पर था। फेलोज परिवार में एल्बा की स्थिति उससे तुलनीय नहीं थी। दूसरी ओर, हालांकि ट्रेजर ट्रोव स्प्लेंडर से बहुत अलग नहीं था, इसका मतलब यह नहीं था कि लाइटफुट परिवार और फेलोज परिवार के बीच बहुत अंतर नहीं था। यहाँ कई पहलू खेल रहे थे। सीधे शब्दों में कहें तो फेलोज परिवार उनके समर्थक का संबद्ध परिवार था। साफ तौर पर कहें तो वे शरण लेने के लिए हर साल बड़ी मात्रा में संसाधन अर्पित करते थे। फिर भी उन्हें अपने समर्थक की इच्छा के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता होगी। विशेष रूप से हाल के वर्षों में फेलोज परिवार के समर्थकों का इरादा फेलोज परिवार को निगलने का था। हालांकि लाइटफुट परिवार अलग था। लाइटफुट परिवार के पास पहले से ही कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने उनके पीछे वाले समर्थक परिवार में अपनी मजबूत पकड़ बना ली थी। एक समय की बात है, लाइटफुट परिवार की एक बेटी की शादी उस परिवार में हुई थी जो उनका समर्थन कर रहा था, ठीक वैसे ही जैसे अभी एल्बा है। लाइटफुट परिवार की महिला की शादी होने के बाद उसने जवाबी हमला किया और अब वह उस बड़े परिवार की एक महत्वपूर्ण हस्ती थी। उससे लाइटफुट परिवार की स्थिति भी बदल गई। फेलोज परिवार को उनके पीछे के समर्थकों द्वारा बेरहमी से त्यागे जाने की संभावना थी, लेकिन लाइटफुट परिवार के साथ ऐसा नहीं होगा। यही दोनों परिवारों के बीच का अंतर था। यदि एल्बा ने कॉर्नेलियस को मार दिया और लाइटफुट परिवार ने इसका पीछा करने का फैसला किया, तो फेलोज परिवार केवल माफी मांग सकता था और भारी कीमत चुकाने के बाद आज्ञाकारी रूप से उसे सौंप सकता था। दोनों परिवारों के समर्थकों के रूप में सेक्रेड सेंट थे, हालांकि उनकी स्थिति पूरी तरह से अलग थी। लाइटफुट परिवार आराम और सुरक्षा का जीवन जीता था, जबकि फेलोज परिवार भयानक संकट में जी रहा था। इसके अलावा उनका परिवार किसी भी समय नष्ट हो सकता था। कॉर्नेलियस, मेरे पास अभी निपटाने के लिए कुछ जरूरी काम है। जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं तुम्हारे साथ चलने के बारे में क्या कहूंगी? एल्बा ने गहरी सांस ली और दुखी होकर कहा, बिल्कुल नहीं। कौन जानता है कि वापस जाने के बाद तुम अपना वादा निभाओगी या नहीं। मैं तुम्हें लेने तुम्हारे फेलोज परिवार जाने की हिम्मत नहीं करता। चूंकि मैं आज तुमसे मिला हूं, तुम्हें चाहे कुछ भी हो जाने से पहले मेरे साथ ड्रिंक करनी ही होगी। कॉर्नेलियस बिल्कुल भी नहीं पसीजा। एल्बा की आंखों में आंसू भर आए। इस तरह के बदमाश के मामले में वह कुछ नहीं कर सकती थी। क्या उसे कॉर्नेलियस के साथ भोजन करने जाना चाहिए? ये बिल्कुल असंभव था। वह मरकर भी नहीं जा सकती थी। एल्बा मूर्ख नहीं थी। उसका नामात्र का एक मंगेतर था, इसलिए अगर वह अकेले कॉर्नेलियस के जहाज में जाती तो उसे एक बेहद दयनीय जीवन का सामना करना पड़ता, चाहे उनके बीच कुछ हुआ हो या नहीं। अध्याय 1665।
लाइटफुट परिवार के शानदार स्पेसशिप के भीतर कॉर्नेलियस आराम से एक कुर्सी पर आधा लेटा हुआ था। कई खूबसूरत मेड्स उसके कंधों और पैरों की मालिश कर रही थीं। वह बहुत आनंद ले रहा था। आज फेलोज परिवार की तीसरी युवा मालकिन एल्बा को रोकने का उसका उद्देश्य उसे एक सभा के लिए अपने जहाज पर आमंत्रित करना था। जब कॉर्नेलियस पहली बार एल्बा से मिला था तो उसे यह उत्कृष्ट और प्रतिभाशाली महिला वास्तव में पसंद आई थी। हालांकि एल्बा का विवाह अनुबंध था और उसका मंगेतर स्टार किंगडम के कुछ शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक था। इसके अलावा उसके पीछे का परिवार स्टार किंगडम पिरामिड के शीर्ष पर था। कॉर्नेलियस लाइटफुट परिवार के दूसरे उत्तराधिकारी के रूप में उस तरह का व्यक्ति नहीं था जो अपनी कामुकता से सोचता हो। उसके पास अपनी पसंद की कोई भी महिला हो सकती थी, तो फिर एल्बा और उसके मंगेतर के साथ पंगा क्यों लेना। उसने एल्बा को अपने जहाज पर आमंत्रित करने का जोखिम इसलिए भी उठाया क्योंकि उसे किसी ने उसके मंगेतर को गुस्सा दिलाने का काम सौंपा था। लाइटफुट परिवार के पीछे के समर्थक और फेलोज परिवार के पीछे के समर्थक के बीच कभी अच्छे संबंध नहीं रहे। दोनों परिवारों की युवा पीढ़ियां भी सभी पहलुओं में प्रतिस्पर्धा करेंगी। एक बार जब एल्बा के लाइटफुट परिवार के जहाज पर चढ़ने की खबर बाहर आ गई तो उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचना तय था। फेलोज परिवार का पतन और तेज हो जाएगा, साथ ही एल्बा के मंगेतर की प्रतिष्ठा भी प्रभावित होगी। तो क्या हुआ अगर तुम स्टार किंगडम के शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति हो? तुम्हारी मंगेतर फिर भी दूसरे आदमी के जहाज पर चढ़ गई। क्या किसी को पता है कि वहां क्या हुआ था? तुम्हें निश्चित रूप से एक कुक के रूप में लेबल किया जाएगा। कॉर्नेलियस के लिए ऐसा करने में बहुत बड़ा जोखिम भी था। आखिरकार वह जिस व्यक्ति को नाराज करने जा रहा था वह स्थिति या ताकत के मामले में स्टार किंगडम की युवा पीढ़ी के बीच शीर्ष पर था। यदि वह सावधान नहीं रहा तो वह अपनी जान गंवा सकता है। वह अपना सब कुछ झोंक रहा था। हालांकि कॉर्नेलियस लाइटफुट परिवार का दूसरा उत्तराधिकारी था, लेकिन पहला उत्तराधिकारी भी उस पर दबाव डाल रहा था। उसने अपने प्रयासों से स्थिति को बदलने की कोशिश की थी। हालांकि इतने सालों के बाद उसने कितनी भी कोशिश की, कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे कॉर्नेलियस को यह भी समझ में आ गया कि अकेले प्रयास से काम नहीं चलेगा। यदि उसने किसी समाधान के बारे में नहीं सोचा तो वह प्रतिद्वंद्वी के साथ बिल्कुल भी प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा। यह एक शानदार अवसर था। यदि उसने अपने नियोक्ता द्वारा दिए गए कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया, एल्बा के मंगेतर को नाराज किया और उसे खुश किया, तो कॉर्नेलियस को उसके समर्थन से लाइटफुट परिवार के मुखिया के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिल सकता है। आखिरकार लाइटफुट परिवार किसी और का संबद्ध परिवार था। वह व्यक्ति भविष्य में अपने परिवार के मुखिया का पद संभाल सकता था। यही कारण था कि कॉर्नेलियस एल्बा के ठिकाने को जानने और उसका रास्ता रोकने का तरीका खोजना चाहता था। वह एल्बा को चाहे कुछ भी हो जहाज पर लाएगा। यदि उसे करना पड़ा तो वह हिंसा का प्रयोग करने में भी संकोच नहीं करेगा। सच तो यह है कि कॉर्नेलियस एल्बा के साथ कुछ नहीं करेगा। वह बस उसे भोजन के लिए आमंत्रित करेगा। उसके बाद वह बाहरी दुनिया को घोषणा करेगा कि वह कॉर्नेलियस लाइटफुट लंबे समय से मिस एल्बा का प्रशंसक रहा है और चूंकि वह इस बार उनसे मिला, उसने उन्हें हल्के भोजन के लिए आमंत्रित करने का फैसला किया। वह जनता को खुद ये पता लगाने देगा कि वास्तव में क्या हुआ था। भले ही फेलोज परिवार को इसका पता चल जाए, वे उसमें गलती नहीं ढूंढ पाएंगे। उसने एल्बा के साथ कुछ भी अपमानजनक नहीं किया। क्या युवा पीढ़ी को एक दूसरे के साथ संवाद करने और साथ में भोजन करने की अनुमति नहीं थी? कॉर्नेलियस, मेरा एक मंगेतर है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ऐसा करना उचित है? एल्बा ने पूछा। इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। ये सिर्फ एक आकस्मिक भोजन और बातचीत है। मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा, कॉर्नेलियस ने उदासीनता से कहा। तुम्हें इस बारे में सावधानी से सोचना चाहिए। यदि मेरा मंगेतर बाहर आता है और उसे इस बारे में पता चलता है तो तुम्हें क्या लगता है कि इसके क्या परिणाम होंगे? परिणाम? अभी तुम्हारी उससे शादी नहीं हुई है। भले ही हो जाए, क्या तुम्हें दूसरों के साथ भोजन करने की अनुमति नहीं है? यदि ऐसा है तो तुम्हारा भविष्य का जीवन बहुत उबाऊ होगा। कॉर्नेलियस, मुझे नहीं लगता कि तुम नहीं समझ रहे हो कि मेरा क्या मतलब है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मेरे मंगेतर के गुस्से को झेल सकते हो? मिस एल्बा, बकवास करना बंद करो। चूंकि मैं ऐसा करने की हिम्मत करता हूं, इसलिए मैं सभी परिणाम भुगतने की हिम्मत भी रखता हूं। तुम्हें आज चाहे कुछ भी हो मेरे साथ यह भोजन करना ही होगा। कॉर्नेलियस थोड़ा अधीर था। आगे की समस्याओं से बचने के लिए वह इसे जल्द से जल्द पूरा करना चाहता था। उसे इसे ठीक से करने की भी जरूरत थी। भविष्य में लाइटफुट परिवार के मुखिया के लिए प्रतिस्पर्धा करने और अपनी वर्तमान स्थिति को बदलने का मौका पाने के लिए कॉर्नेलियस इस तरह हार मानने को तैयार नहीं था। कॉर्नेलियस का पलटवार सुनने के बाद एल्बा अवाक रह गई। अध्याय 1666। उसने उम्मीद नहीं की थी कि लाइटफुट परिवार का दूसरा उत्तराधिकारी कॉर्नेलियस इतना बड़ा बदमाश होगा। उसका आशय ये था कि यदि उसने उसके साथ भोजन नहीं किया तो वह उसे जाने नहीं देगा। मुझे क्या करना चाहिए? इस समय एल्बा असमंजस में थी।
उसने फेलोज परिवार से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन पाया कि सिग्नल को कॉर्नेलियस ने काट दिया था। वह ऐसा नहीं कर सकती थी। यदि वह कॉर्नेलियस के जहाज पर सवार होती है तो ये बात बाहर आने के बाद उस पर बेवफाई का आरोप लगाया जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसने वहां वास्तव में क्या किया, यहाँ तक कि उसका परिवार भी इसमें फंस जाएगा। जब वह आदमी बाहर निकलेगा तो उसके और फेलोज परिवार के लिए जो इंतजार कर रहा था वह एक विनाशकारी झटका होगा। उस आदमी के अहंकार को देखते हुए वह ऐसी चीज को कैसे स्वीकार करेगा। एल्बा को यहाँ तक महसूस हुआ कि कॉर्नेलियस उसे और फेलोज परिवार के पतन को तेज करने की तैयारी के साथ आया था। हालांकि जब उसने इसके बारे में सोचा तो कुछ गड़बड़ लग रही थी। कॉर्नेलियस ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? वह उस आदमी का गुस्सा कैसे झेल सकता था? क्या ऐसा हो सकता है कि एल्बा चौंक गई और उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। क्या कोई इसे उकसा रहा है? ये कौन हो सकता है? क्या ये लाइटफुट परिवार के पीछे का समर्थक है? यही एकमात्र कारण है कि कॉर्नेलियस इतना साहसी होगा। कहा जाता था कि दोनों परिवारों के बीच अनबन चल रही थी। इस प्रकार यह पूरी तरह असंभव नहीं था कि कोई पर्दे के पीछे चालें चलना चाहता था। किसी को यह स्वीकार करना होगा कि एल्बा सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट की सबसे प्रसिद्ध प्रतिभाशाली महिलाओं में से एक थी। वह काफी चतुर थी। वह आज कॉर्नेलियस की हरकतों से स्थिति के सामान्य संदर्भ का विश्लेषण करने में सफल रही। यदि इसके पीछे कोई नहीं होता तो कॉर्नेलियस को दुनिया की सारी हिम्मत दे दी जाती तो भी वह कभी ऐसा काम नहीं करता। हालांकि भले ही एल्बा ने पता लगा लिया कि क्या हो रहा है, उसके पास कोई अच्छा समाधान नहीं था। कॉर्नेलियस स्पष्ट रूप से तैयारी के साथ आया था, इसलिए वह जिन लोगों को लाया था वे कमजोर नहीं होने चाहिए। इस बीच एल्बा ने ऐसी किसी बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी, इसलिए वह केवल कुछ मेड्स और गार्ड्स को ही लाई थी। उसके दृष्टिकोण से सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट पर कोई भी उसके साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। साथ ही वह नामात्र के लिए उस आदमी की मंगेतर भी थी। इस प्रकार उसने कॉर्नेलियस को इतनी ढिठाई से व्यवहार करते देखने की उम्मीद नहीं की थी। यदि कॉर्नेलियस ने हिंसा का सहारा लिया तो एल्बा असहाय होगी। उसने सभी संभावित कारकों के बारे में सोचा और फिर भी अपनी तत्काल मुश्किल को हल करने में असमर्थ रही। यहाँ एकमात्र वेरिएबल साहिल था। अफसोस की बात थी कि साहिल अपनी पहचान उजागर नहीं कर सका। भले ही उसकी पहचान उजागर हो गई हो, कॉर्नेलियस उस पर विश्वास नहीं करेगा। वह सिर्फ एक रैंडम व्यक्ति था जिसने सेक्रेड सेंट का शिष्य होने का दावा किया था। शायद कोई भी नहीं था जो उस पर विश्वास करेगा। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं आज उस बदमाश कॉर्नेलियस के हाथों में गिरने वाली हूँ? एल्बा की भविष्यवाणी के अनुसार कॉर्नेलियस को बस उसे अपने जहाज में मजबूर करने और बाद में उसे मुक्त करने की आवश्यकता थी। उसे उसके साथ कुछ करने की भी जरूरत नहीं थी। एक बार खबर बाहर आ गई तो उसके और फेलोज परिवार के लिए सब खत्म हो जाएगा। उनका भाग्य बदलने का कोई मौका नहीं होगा। उस समय भले ही साहिल एक सेक्रेड सेंट का शिष्य उसकी मदद करना चाहता हो, यह बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। अध्याय 1667। जब एल्बा इससे निकलने का रास्ता सोच रही थी, कॉर्नेलियस अधीर हो रहा था। सबसे अच्छा होगा कि एल्बा यहाँ आए और कुछ देर उसके साथ रहे। यदि वह नहीं चाहती थी तो कॉर्नेलियस को एल्बा को यहाँ आने के लिए मजबूर करना होगा। इस बार वह पूरी तरह तैयार था। वह ये भी जानता था कि एल्बा के आसपास के गार्ड्स केवल इमॉर्टल रैंकर्स थे। इस प्रकार किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए वह 2 बिगिनर सॉवरन रैंकर्स को साथ लाया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि योजना 100% सफल होगी। जहां तक परिणामों की बात है, कॉर्नेलियस को इसकी परवाह नहीं थी। उसने एल्बा और फेलोज परिवार के जीवन या मृत्यु को नियंत्रित नहीं किया। वह केवल इतना जानता था कि उसे अपने नियोक्ता को खुश करने का रास्ता खोजना है। केवल इसी तरह उसे लाइटफुट परिवार के मुखिया के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिल सकता था। मिस एल्बा, आपको क्या लगता है, जब तक आप यहाँ आकर मेरे साथ ड्रिंक करेंगी, मैं कॉर्नेलियस लाइटफुट परिवार के नाम पर आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको कभी नहीं छूऊंगा। इसके बारे में क्या ख्याल है? कॉर्नेलियस, हार मान लो, मैं तुम्हारे जहाज पर नहीं जाऊंगी। एल्बा ने सीधे मना कर दिया। तो आप कह रही हैं कि आप मेरी खातिर ऐसा नहीं करेंगी, सही मिस एल्बा? आप इतनी नाजुक महिला हैं, इसलिए मुझे हिंसा का सहारा लेने के लिए मजबूर न करें। चूंकि मुझे आपके ठिकाने का पता है, मुझे ये भी पता है कि आपके साथ जो कुछ गार्ड्स हैं वे केवल इमॉर्टल रैंक पर हैं। उनकी ताकत पर्याप्त से बहुत कम है। कॉर्नेलियस, मुझे तुम्हारे इरादे पता हैं। यदि तुमने आज कार्रवाई करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे सामने खुद को मार डालूंगी और देखूंगी कि तुम मेरी मौत का क्या स्पष्टीकरण दोगे। एल्बा ने धमकी दी। काफी समय तक विचार करने के बाद यह एकमात्र व्यवहार्य तरीका था जो वह सोच सकती थी। यदि कॉर्नेलियस ने कार्रवाई करने की हिम्मत की तो वह खुद को मार लेगी। यही एकमात्र समाधान था। एक बार जब वह मर गई तो उसके आसपास चाहे जो भी अफवाहें हों, वे खुद ही हार मान लेंगी। कॉर्नेलियस को फेलोज परिवार और उस आदमी के क्रोध को भी झेलना होगा। बेशक एल्बा मरना नहीं चाहती थी।
हालांकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह इस बात पर भी दांव लगा रही थी कि कॉर्नेलियस ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। मिस एल्बा, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मैं बस आपकी प्रशंसा करता हूं और आपके साथ ड्रिंक करना चाहता हूं। मैंने कहा कि जब तक आप यहां आएंगी मैं आपको बिल्कुल नहीं छूऊंगा। इस समस्या को हल करने के लिए आपको इतने चरम पर क्यों जाना पड़ रहा है? कॉर्नेलियस ने शांति से कहा। हालांकि उसका स्वर शांत था, लेकिन कॉर्नेलियस इस समय कुर्सी से खड़ा हो चुका था। उसके चेहरे के भाव थोड़े बिगड़े हुए थे और वह अंदर ही अंदर आग बबूला हो रहा था। सावधानीपूर्वक गणना के बाद एकमात्र चीज जिसे कॉर्नेलियस ने ध्यान में नहीं रखा था वह थी एल्बा की आत्महत्या। यदि उसने वास्तव में खुद को मार लिया तो ये पूरी बात बर्बाद हो जाएगी। उस समय वह न केवल अपने नियोक्ता को खुश करने में विफल रहेगा, बल्कि उसे फेलोज परिवार और एल्बा के मंगेतर के प्रति भी जवाबदेह होना होगा। कॉर्नेलियस अपने नियोक्ता के समर्थन के बिना वह सब कैसे सहन करेगा? कॉर्नेलियस, मैंने पहले ही अनुमान लगा लिया है कि तुम क्या सोच रहे हो। कोई निश्चित रूप से तुम्हारे पीछे से तुम्हें उकसा रहा है। चूंकि तुम मेरे मंगेतर को गुस्सा दिलाने के लिए जनमत को भड़काना चाहते हो, जो कोई भी तुम्हारे पीछे है उसे खुश करना चाहते हो और फेलोज परिवार को बुरा महसूस कराना चाहते हो, मैं तुम्हें परिणाम भुगतने के लिए खुद को मार डालूंगी। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो इसे आजमाओ। एल्बा ने ये कहने के बाद अपने दांत पीस लिए। उसने कॉर्नेलियस की योजना का पूरी तरह से पर्दाफाश कर दिया था। हालांकि कॉर्नेलियस ने इसे स्वीकार करने की योजना नहीं बनाई थी। वह काफी मजबूत था। भले ही उसका पर्दाफाश हो गया था और उसकी मुट्ठियां कसी हुई थीं, फिर भी वह शांति से उत्तर दे सकता था। मिस एल्बा, आप मुझ पर झूठा आरोप लगा रही हैं। हर कोई जानता है कि मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। मुझे पता है कि आप जल्द ही किसी और से शादी करने वाली हैं और अब मेरे पास आपके साथ कोई मौका नहीं होगा। क्या आपकी शादी होने से पहले मैं आपके साथ ड्रिंक और भोजन नहीं कर सकता? भाड़ में जाए वह सब। कॉर्नेलियस, चाहे तुम कुछ भी कहो, यह मेरा अंतिम निर्णय है। या तो तुम मुझे जाने दो और मैं दिखावा करूंगी कि कुछ नहीं हुआ, या तुम कार्रवाई करो और मैं यहीं खुद को मार डालूंगी। मैं देखना चाहूंगी कि क्या तुम परिणाम झेल सकते हो। चुनो। एक जोरदार ठहाका सुनाई देने से पहले दृश्य शांत हो गया। अध्याय 1668। हा 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 हा। इस हंसी का स्रोत कोई और नहीं बल्कि कॉर्नेलियस ही था। कॉर्नेलियस की पागलों जैसी हंसी सुनकर एल्बा ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और साथ ही उसका दिल एक धड़कन भूल गया। उसे बुरा आभास हुआ। क्या यह आदमी ऐसा करेगा? क्या वह नहीं जानता कि यदि मैं आत्महत्या कर लेती हूं और उसे उजागर कर देती हूं तो उसे किस तरह के परिणाम भुगतने होंगे? न केवल उसे फेलोज परिवार के दबाव को झेलना होगा, उसे उस आदमी के दबाव को भी झेलना होगा। हंसने के बाद कॉर्नेलियस ने बेहद गमगीन आवाज में कहा, एल्बा, तुम बहुत चतुर हो। जैसा कि सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट की एक प्रसिद्ध प्रतिभाशाली महिला से उम्मीद थी, तुम ऐसी बात सोच सकती हो और मुझे आत्महत्या की धमकी दे सकती हो। अफसोस की बात है कि तुमने मुझे कमा का। अगर मैंने यहाँ आने की हिम्मत की तो इसका मतलब है कि मैंने पहले ही पर्याप्त तैयारी कर ली है। मानो या न मानो, भले ही तुम आज यहाँ आत्महत्या कर लो, कुछ भी उजागर नहीं होगा और मैं, कॉर्नेलियस लाइटफुट, फिर भी आराम से रह पाऊंगा। कॉर्नेलियस, दीवारों के भी कान होते हैं। कभी कभी बहुत अधिक आत्मविश्वासी होना अच्छी बात नहीं होती। एल्बा ने उत्तर दिया। कॉर्नेलियस की बातों ने उसे राहत की सांस लेने पर मजबूर कर दिया। क्या यह आदमी सबको चुप कराने की कोशिश कर रहा है? जहाज पर एक सेक्रेड सेंट का प्रत्यक्ष शिष्य है। एल्बा को विश्वास नहीं था कि साहिल, एक सेक्रेड सेंट के प्रत्यक्ष शिष्य के पास अपनी जान बचाने का कोई साधन नहीं होगा। सच में? फिर मैं सच में कोशिश करना चाहता हूं और मुझे विश्वास नहीं है कि तुम आत्महत्या करोगी। तुम्हें नहीं है? तो फिर आओ, मैं तुम्हें विश्वास दिला दूंगी। दोनों पक्ष फिर खामोश हो गए। कॉर्नेलियस अपने दिल में एक भीषण युद्ध लड़ रहा था। वह इस बात पर दांव लगाना चाहता था कि एल्बा आत्महत्या नहीं करेगी। इस बीच एल्बा भी दांव लगा रही थी कि वह कुछ करने की हिम्मत नहीं करेगा। दोनों जुआ खेल रहे थे और अब विजेता को सब कुछ मिलेगा। कॉर्नेलियस को लगा कि अगर वह दांव हार भी गया तो आज जो हुआ वह तब तक नहीं फैलेगा जब तक एल्बा के अधीन सभी को चुप करा दिया जाता। इस बार वह केवल उन्हीं लोगों को लाया था जिन पर वह पूरी तरह भरोसा कर सकता था। यदि वह दांव जीत जाता है तो वह अपने नियोक्ता का विश्वास जीत सकता है। फिर भविष्य में जब वह मुखिया के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करेगा तो उसे गारंटी मिलेगी। एल्बा भी इस समय काफी घबराई हुई थी। आखिरकार यह मामला उसके अस्तित्व से संबंधित था। उसके माथे और हथेलियों पर पहले से ही पसीना आ रहा था। कई मेड्स और गार्ड्स ने उसे घेर लिया था जो मौत तक लड़ने के लिए तैयार थे। मिस एल्बा, चिंता न करें। यदि प्रतिद्वंद्वी बाद में कोई कदम उठाता है तो हम तुरंत ब्लड बर्स्टिंग पिल लेंगे और आपके बचने के लिए रास्ता बनाने की कोशिश करने के लिए मौत तक लड़ने के लिए अपनी जान लगा देंगे, सबसे मजबूत गार्ड्स में से एक ने कहा। मिस, बस बाद में भाग जाना और हम आपके लिए दुश्मन को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे, एक मेड ने भी कहा। नकाब के नीचे एल्बा के सुंदर चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई।
कॉर्नेलियस तैयारी के साथ आया था। यदि वे सच में लड़े तो वह कैसे बच पाएगी? नहीं, यदि कॉर्नेलियस कोई कदम उठाता है तो बेहतर होगा कि तुम लोग खुद ही भाग जाओ। यदि तुम किसी तरह बच सको तो वापस जाकर फेलोज परिवार को बताओ कि क्या हुआ ताकि वे मेरा बदला ले सकें। मिस, बात करना बंद करो। कॉर्नेलियस इस बार तैयारी के साथ आया है, इसलिए संभव है कि हम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। इस समय एल्बर्ट ने साहिल के बारे में सोचा। सेक्रेड सेंट का शिष्य अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? ऐसा कोई तरीका नहीं था कि साहिल ने वह नहीं सुना होगा जो उसने कॉर्नेलियस से कहा था। कॉर्नेलियस ने यह भी कहा है कि वह सभी को चुप करा देगा। साहिल चुपचाप कैसे बैठ सकता है? अध्याय 1669। तनावपूर्ण माहौल ज्यादा देर तक नहीं रहा, ठीक वैसे ही जैसे एल्बर्ट सोच रही थी कि साहिल अब क्या कर रहा है और वह क्यों नहीं आया। लाइटफुट परिवार के शानदार स्पेसशिप से अचानक दो बूढ़े आदमी बाहर निकले। वे बहुत तेज थे और पलक झपकते ही गायब हो गए। उनमें से एक फेलोज परिवार के मर्चेंट शिप के पीछे की ओर आया ताकि जहाज पर मौजूद किसी भी व्यक्ति को भागने से रोका जा सके। दूसरा सीधे सामने चला गया। अपना दाहिना हाथ फैलाते ही एक विशाल सुनहरा हाथ दिखाई दिया और उसने मर्चेंट शिप को पकड़ लिया। यदि कोई एटर्नल रेल्म सॉवरन रैंक पर था तो वह अपनी पसंद के अनुसार एटर्नल गोल्डन बॉडी का उपयोग कर सकता था और चुनिंदा रूप से इसके केवल कुछ हिस्सों का उपयोग कर सकता था। कहने का मतलब यह है कि सॉवरन रैंकर के शरीर का हर हिस्सा तुरंत एटर्नल गोल्डन बॉडी में बदल सकता था और विशिष्ट स्थिति के अनुसार आकार को भी नियंत्रित कर सकता था। ये रूलर रैंक्स के विपरीत था जो केवल अपने पूरे शरीर को एक सुनहरे विशालकाय में बदल सकते थे यदि वे एटर्नल गोल्डन बॉडी की शक्ति का उपयोग करना चाहते थे। इस समय बूढ़े आदमी ने अपने दाहिने हाथ को एटर्नल गोल्डन बॉडी के रूप में बदल लिया। उसके शरीर का बाकी हिस्सा अपरिवर्तित रहा। उस तरह ये युद्ध में अधिक लचीला होगा और इसे स्वतंत्र रूप से वापस लिया जा सकता था। साथ ही वह बिखरे बिना अपनी शक्ति को एक स्थान पर केंद्रित कर सकता था। सुनहरी हथेली का आकार बिल्कुल सही था और यह फेलोज परिवार के मर्चेंट शिप को पकड़ने के लिए पर्याप्त बड़ा था। एल्बर्ट बूढ़े आदमियों को देखकर चौंक गई। ओह नहीं, वे सॉवरन रैंकर्स थे। वह बदमाश कॉर्नेलियस वास्तव में कार्रवाई करना चाहता था। मुझे क्या करना चाहिए? इस यात्रा पर वह जिन लोगों को अपने साथ लाई थी उनमें से कोई भी इन दो सॉवरन रैंकर्स को नहीं रोक सकता था। क्या अपनी पवित्रता और फेलोज परिवार की स्थिरता बनाए रखने के लिए उसके लिए आत्महत्या करना वास्तव में आवश्यक था? एल्बर्ट अभी मरना नहीं चाहती थी। हालांकि वह एक महिला थी, लेकिन वह महत्वाकांक्षी थी। जब से वह छोटी थी एल्बर्ट फेलोज परिवार में अपनी पीढ़ी की सर्वश्रेष्ठ रही थी। हालांकि क्योंकि वह एक बेटी थी, फेलोज परिवार के एल्डर्स ने उसे कभी महत्व नहीं दिया। चाहे वह कितनी भी अच्छी क्यों न हो, वह फिर भी फेलोज परिवार की उत्तराधिकारी बनने में असमर्थ रही। एल्बर्ट इससे खुश नहीं थी, इसलिए वह यथास्थिति बदलना चाहती थी। वह फेलोज परिवार के उन पुराने ख्यालात वाले लोगों को उसे गंभीरता से न लेने पर पछतावा कराना चाहती थी। हालांकि अब जब उसका आज उस बदमाश से पाला पड़ा है तो उसके सभी विचार और आकांक्षाएं चकनाचूर हो गई हैं। एल्बर्ट के पास अब आगे बढ़ने के केवल दो तरीके थे। एक कॉर्नेलियस के उसे पकड़ने से पहले आत्महत्या करना था, जो फेलोज परिवार की अस्थायी स्थिरता भी सुनिश्चित कर सकता था। दूसरा कॉर्नेलियस के जहाज पर सवार होने के लिए मजबूर होना था। भविष्य में न केवल उस पर बेवफाई का आरोप लगाया जाएगा, बल्कि फेलोज परिवार को भी उसी के अनुसार भुगतना पड़ेगा। वे लोग हमेशा से फेलोज परिवार पर नजर गड़ाए हुए थे, इसलिए वे निश्चित रूप से उन्हें पूरी तरह से हड़पने का यह अवसर नहीं छोड़ेंगे। एल्बर्ट के संक्षिप्त आंतरिक संघर्ष के दौरान बूढ़े आदमी के सुनहरे विशालकाय हाथ ने मर्चेंट शिप को पकड़ लिया। उन्होंने बाहर से विशाल सुनहरे हाथ को रोकने के लिए मर्चेंट शिप की सुरक्षा बढ़ा दी। जब बूढ़े आदमी का विशाल सुनहरा हाथ रुक गया तो वह तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया। वे सॉवरन रैंकर के एटर्नल गोल्डन बॉडी को इतनी कम ताकत से रोकना चाहते हैं। कितनी मूर्खतापूर्ण सोच है। बूढ़े आदमी ने अपना विशाल सुनहरा हाथ थोड़ा सा भींचा। कड़क एक ऐसी आवाज सुनाई दी जिसने मर्चेंट शिप पर मौजूद सभी लोगों को डरा दिया। फिर पूरे जहाज की सुरक्षा प्रणाली पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। बूढ़े आदमी के सामने मर्चेंट शिप की सुरक्षा इतनी कमजोर थी कि वह आसानी से टूट गई। मर्चेंट शिप की सुरक्षा को कुचलने के बाद बूढ़े आदमी ने उसे नष्ट करना जारी नहीं रखा। यदि वह इन लोगों को मारना चाहता तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के जहाज को नष्ट कर देता। इस प्रहार के बाद मर्चेंट शिप पर मौजूद कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचता। हालांकि बूढ़े आदमी की यात्रा का उद्देश्य सभी को मारने के बजाय फेलोज परिवार की तीसरी युवा मालकिन एल्बर्ट को पकड़ना था। उसने अपना विशाल सुनहरा हाथ वापस ले लिया और पल भर में मर्चेंट शिप के कंट्रोल रूम की ओर भागा। कठोर शरीर इस बूढ़े आदमी के सामने टोफू की तरह था। अध्याय 1670। धमाका। बूढ़े आदमी ने जहाज के शरीर को तोड़ दिया। वह भीड़ में से एल्बर्ट को पकड़ने के लिए कंट्रोल रूम में आया था।
वह बहुत तेज था। कॉर्नीलियस से एल्बर को जिंदा पकड़ने का आदेश मिलने के बाद बूढ़े आदमी को फेलोज परिवार के मर्चेंट शिप की सुरक्षा प्रणाली को नष्ट करने और अंत में कंट्रोल रूम में दिखाई देने में केवल एक क्षण लगा। जब तक एल्बर और उसकी मेड्स और गार्ड्स ने प्रतिक्रिया दी, बूढ़ा आदमी पहले ही कंट्रोल रूम में दिखाई दे चुका था। एक सॉवरन रैंकर की ताकत वाकई भयानक थी। मिस, भाग जाओ, हम उसे आपके लिए रोकेंगे, एक गार्ड चिल्लाया। अन्य गार्ड्स और मेड्स ने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी। तुरंत उन्होंने एक गोली निकाली और उसे निगलने के लिए तैयार हो गए। ये ब्लड बर्स्टिंग पिल थी। एक बार खाने के बाद ये तुरंत किसी के पूरे शरीर के भीतर खून में विस्फोट कर देगी। उपभोक्ता की शक्ति थोड़े समय के लिए कई गुना बढ़ जाएगी। बेशक उन्हें जो कीमत चुकानी थी वह भी काफ़ी बड़ी थी, क्योंकि उन्हें अपनी जान देनी होगी। ब्लड बर्स्टिंग पिल इसके उपभोक्ता को लड़ने के लिए अपने जीवन को अधिक खर्च करने की अनुमति देती थी। वे अपनी शक्ति को थोड़े समय के लिए आसमान छूने के लिए अपने जीवन का उपयोग करेंगे। फिर भी बूढ़ा आदमी उन्हें मौका कैसे देगा? भले ही उन्होंने ब्लड बर्स्टिंग पिल ली हो, फिर भी वे बूढ़े आदमी के लिए कोई खतरा पैदा नहीं करेंगे। हालांकि यदि वे ब्लड बर्स्टिंग पिल लेते हैं तो कई इमॉर्टल रैंक गार्ड से निपटना परेशानी भरा होगा। यदि वह थोड़ा धीमा होता और वे मिस एल्बर फेलोज के लिए खुद को मारने का रास्ता बना लेते तो ये बहुत अनावश्यक परेशानी होती। किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए बूढ़ा आदमी चिल्लाया, तुम ब्लड बर्स्टिंग पिल लेना चाहते हो? बिल्कुल भी नहीं। फिर उसने एक सॉवरन रैंकर की ताकत दिखाई। बूम! मर्चेंट शिप जोर से हिल गई। ऐसा लग रहा था जैसे ये बूढ़े आदमी की ऊर्जा को संभाल नहीं सकती। यदि यह मर्चेंट शिप एल्बर के परिवहन का प्राथमिक साधन नहीं होता और ट्रेजर ट्रोव द्वारा एक विशेष परिवर्तन से नहीं गुजरा होता तो ये पहले ही बिखर चुका होता। इसके बावजूद यह अभी भी थोड़ा डगमगा रहा था और किसी भी समय बिखरने के खतरे में था। कंट्रोल रूम अस्त व्यस्त था और झटके से सब कुछ टूट गया। गार्ड्स और मेड्स जो ब्लड बर्स्टिंग पिल लेने वाले थे वे सभी बूढ़े आदमी के अचानक विस्फोट से रुक गए। इसके बाद उन्हें ब्लड बर्स्टिंग पिल लेना छोड़ना पड़ा। फिर वे एल्बर को रोकने के लिए एक मानव दीवार बनाने के लिए एक दूसरे के बगल में खड़े हो गए। एल्बर की रक्षा के लिए अपनी ऊर्जा का प्रदर्शन करते हुए कई इमॉर्टल रैंक गार्ड्स सबसे आगे खड़े हो गए। एल्बर की मेड्स और बॉडीगार्ड्स के रूप में इन लोगों का काम अपने जीवन की कीमत पर भी एल्बर की सुरक्षा की रक्षा करना था। हालांकि उन्होंने सॉवरन रैंकर की ताकत को कम करके आंका था। बूढ़े आदमी द्वारा अपनी ऊर्जा का प्रदर्शन करने और इमॉर्टल रैंक गार्ड्स तक पहुंचने के बाद इसने सीधे उनकी संयुक्त सुरक्षा को तोड़ दिया और एल्बर के सामने खड़े सभी मेड्स और गार्ड्स को उड़ा दिया। केवल एल्बर ही अपनी जगह पर अकेली खड़ी रह गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी फ्रीजिंग स्पेल के प्रभाव में हो। अगर एल्बर अब खुद को मारना चाहती तो बहुत देर हो चुकी होती। ऐसा इसलिए था क्योंकि बूढ़ा आदमी पहले से ही उसके सामने था और उसे पकड़ने ही वाला था। जब एक सॉवरन रैंकर उसके करीब आ गया तो उसे खुद को मारने का मौका कैसे मिलेगा? एल्बर ने उम्मीद नहीं की थी कि कॉर्नीलियस उसके खिलाफ इतनी जल्दी कार्रवाई करने के लिए इतना निर्णायक होगा। उसने उसे प्रतिक्रिया देने का मौका भी नहीं दिया। यदि उसने शुरू में ही खुद को मार लिया होता तो यह निश्चित रूप से काम कर जाता। हालांकि वह हिचकिचा गई थी। कोई भी तब तक मरना नहीं चाहता जब तक उसे हताशा के लिए प्रेरित न किया जाए। इस समय जैसे ही मिस एल्बर फेलोज सॉवरन रैंकर के सामने खड़ी थी, उसके पास कोई विकल्प नहीं था। सच्ची ताकत के सामने सारी साजिशें व्यर्थ थीं। वह जानती थी कि दूसरा पक्ष उसकी बात नहीं सुनेगा, चाहे वह कुछ भी कहे। जहां तक अन्य तरीकों की बात है, सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट की शीर्ष 5 ट्रेडिंग कंपनीज में से एक की तीसरी युवा मालकिन के रूप में निश्चित रूप से उसके पास बहुत सारे खजाने थे। हालांकि उसे इसका उपयोग करने के लिए भी समय चाहिए होगा। क्या दूसरा पक्ष उसे ऐसा करने का मौका देगा? जाहिर है यह असंभव होगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना और नोवेल एडिट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।